नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। कैसे हैं आप सभी लोग? और संविधान पर सुबह की इस विशेष चर्चा को लेकर के हम उपस्थित हैं आपके बीच में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के संविधान में दिए गए राज्य की विधानसभाओं के संबंध में जो विशेष प्रावधान हैं। और मुझे लगता है मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही होगी। हाँ, स्वागत है सभी लोगों का। थोड़ी देर में मुझे लगता है थोड़ा सेशन लेट हुआ है, 3 से 4 मिनट डिले हुआ है। तो इस दौरान सभी लोग जुड़ जाएंगे और हम लोग सभी का एक बार इंतज़ार करते हैं कि सभी लोग इस चर्चा में जुड़ जाएं और उसके बाद हम आरंभ करेंगे। स्वागत है सभी लोगों का। लगभग 50 के आसपास 37 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। चलिए, फाइन। एक बार मैं नाम पढ़ देता हूँ सब लोगों के, कौन कौन लोग जुड़े हैं। अनूप कुमार वर्मा, समर सिंह राजपूत, जीतू राजपूत, ओम प्रकाश राजपूत जी, गजेंद्र राजपूत, RBS लोधी, महेंद्र पाल राजपूत, हेमराज सिंह राजपूत, राघवेंद्र सिंह राजपूत, गोविंद सिंह राजपूत, सुनील सिंह लोधी, लाला भैया, नरेश बाबू, आशीष राजपूत, राम नरेश राजपूत, समर सिंह लोधी, हेमलता राजपूत, कल्पना कौशल, वीरेंद्र राजपूत, धर्मवीर सिंह लोधी, शैलेंद्र राजपूत, शिवम राजपूत, रमेश सिंह लोधी, नरेंद्र सिंह राजपूत, कृष्णा राजपूत, धर्मवीर सिंह राजपूत, नरेंद्र सिंह भारती, कृष्णा राजपूत, RK राज, हिमांशु, संतोष राजपूत, शिवशंकर राजपूत, रामचंद्र वर्मा, आयुष्मान लोधी, संतोष राजपूत, रामकिशन राजपूत, वंदना राजपूत, यश राजपूत, शिवस्वरूप राजपूत, आयुष्मान लोधी। सभी लोग जुड़ते। आलोक प्रताप सिंह, संजय लिलहारे, रामदेवी राजपूत, कृष्णा सिंह लोधी। तो स्वागत है सभी लोगों का। ब्रजेश सिंह लोधी। और एक बार सभी लोग इस पर चर्चा में जब जुड़ जाएंगे तो उसके बाद हम लोग आज का टॉपिक आरंभ करेंगे। और आज जैसा कि हम लोगों ने कहा है, जो विधानसभाओं में विधान निर्माण की प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ऑलरेडी हम लोग लोकसभा में और राज्यसभा में यानी संसद में कानून कैसे निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। आज जो हमारी चर्चा है वो विधानसभाओं की प्रक्रिया को लेकर के रहेगी। और जो विधानमंडल हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसकी बेसिक जो चर्चा थी, उनका गठन कैसे होता है, उनके सचिवालय इत्यादि, उनकी योग्यताएं, अर्हताएं और निरर्हताएं, ये सारे हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग जो अंतिम उसका पड़ाव है कानून निर्माण की प्रक्रिया कि विधानसभाओं के द्वारा किस तरीके से कानूनों का निर्माण होता है उसको हम लोग देखेंगे। जयंती राजपूत, राघवेंद्र राजपूत, दिनेश श्वेता सिंह, एडवोकेट राजपूत, KK सिंह और सारे लोग आ चुके हैं। स्टूल ले आना है, स्टूल ले आओ सबसे अंदर से उठा। अभी तो मंत्री की जरूरत नहीं है। इंदर सिंह राजपूत, कुंवर सिंह, गिरीश भारत, जयप्रकाश वर्मा, तुलसी राजपूत। अगर किसी का नाम बाई मिस्टेक छूट जाता है तो कोई नहीं, आप लोग देख लीजिए। मेरे को योगेश सिंह, राजेंद्र नरवरिया, ओम प्रकाश राजपूत, धीरज सिंह राजपूत, लतेश राजपूत, गुड मॉर्निंग, लाखन सिंह। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विधानसभाओं में कानून कैसे बनते हैं। विधानसभाओं की जो प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो लगता है हमारा जो सेशन है उस सेशन में जितने लोग जुड़ते हैं लगभग सभी लोग जुड़ चुके हैं। विकास राजपूत लोधी, गुरदीप सिंह राजपूत, यश प्रताप सिंह, ओम प्रकाश राजपूत, विकास राजपूत, ये और नए लोग जुड़े हैं हमारे बीच में। रविंद्र राजपूत, डॉक्टर सौरभ राजपूत, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। बहुत ही सराहनीय प्रयास, सराहनीय कार्य आपके माध्यम से एटा ज़िले में। ब्रजेंद्र सिंह पटेल, और उसके अलावा आपके अब लिया लोधी अनुज पथरिया, सूबेदार सिंह जी, कुलदीप राजपूत, पूनम राजपूत, कश्मीर सिंह,
सो सभी लोग जुड़ चुके हैं। शिवम पटेल, क्लियर। तो चलिए, ओबीसी पुरुषोत्तम, और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और आज के सेशन में हम लोग कल जहां हमने छोड़ा था उससे आगे की चर्चा करेंगे। तो कल सभी लोगों को शायद याद होगा कि हम लोग आर्टिकल कहाँ तक आ गए थे। एक बार मैं देखूं कि कहाँ कितना अनुच्छेद हम लोगों ने पूरे कर लिए थे। आर्टिकल 193 तक हमने पूरे किए थे कल, और आज हम चर्चा शुरू करेंगे आर्टिकल 194 संविधान के अनुच्छेद 149 से। और 149 में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राज्यों के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां, यानी जो विधानसभा के और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको क्या क्या विशेषाधिकार मिले होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आज के सेशन में करेंगे। क्लियर। सो शुरू करते हैं हम लोग आर्टिकल 194 से, संविधान का अनुच्छेद 194। और जैसा हम लोगों ने, आपको याद होगा कि जब हमने संसद की चर्चा की थी तो हमने कहा था कि जो सांसद होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के सदस्य, उनको कुछ विशेष अधिकार होते हैं। सदन में वो अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने जो सदन में बोला है उसको किसी भी कोर्ट में नहीं जो है किया जा सकता, उस बात को लेकर के कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें की चर्चा हम लोग पहले संसद के बारे में की थी। लगभग मैंने कहा ना कि रेप्लिकेशन है, जो शक्तियां, जो अधिकार संसद में सांसदों को मिले हैं उसी तरह के अधिकांश अधिकार और शक्तियां जो लोकसभा है, ये राज्यसभा, ये विधानसभाओं में विधान परिषद सदस्य और विधानसभा सदस्यों को मिले होते हैं। तो उन्हीं अधिकारों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल 194 संविधान का अनुच्छेद 194। तो आर्टिकल 194 ये कहता है कि संविधान के उपबंधों और विधानमंडल के जो विधायी प्रक्रिया के नियम हैं, इनके अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई बात रखता है तो उसको बात रखने का अधिकार है। यानी किसी भी विधानसभा सदस्य को या किसी भी विधान परिषद सदस्य को वाक की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो सदन में अपनी बात रख सकता है, उसको स्वतंत्रता है। तो एक तो विशेषाधिकार ये है आर्टिकल 194 में, आर्टिकल 194 में। और जो दूसरा विशेषाधिकार है, दूसरा विशेषाधिकार ये है कि उसने सदन में क्या बोला, जैसे विधान परिषद का सदस्य है एमएलसी या विधानसभा का सदस्य है एमएलए, उसने सदन में क्या बोला उसको किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। यानी उसके कहीं भी बातों पर कोई कभी किसी न्यायालय में कोई केस या कोई मुकदमा उस पर नहीं किया जा सकता। तो इसको ये एक तरीके से क्या है, जैसे हमने वहाँ देखा था संसदीय विशेषाधिकार, सांसदों को जो विशेषाधिकार मिलते हैं उसको संसदीय विशेषाधिकार कहा गया था। ये विधायकों को मिलना वाला विशेषाधिकार है। तो आप लोग बोलते ना माननीय, ये माननीय इसी वजह से है कि कुछ ऐसी चीज़ें मिली हुई हैं जो और लोगों को उपलब्ध नहीं है, कुछ इस तरह की शक्तियाँ मिली हुई हैं, कुछ इस तरह के अधिकार मिले हुए हैं जो बाकी अन्य लोगों को उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर के किसी भी सदन में विधानसभा के सदस्य को विधानसभा में, विधान परिषद के सदस्य को विधान परिषद में अगर कुछ भी कहना है तो वो अपनी बात कहने का उनको अधिकार है। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सदन के भीतर है उनको, स्पष्ट। लेकिन जैसे मान लीजिए आप हैं, आप अगर विधानसभा की कार्रवाई देखने जाते हैं तो आपको वो अधिकार नहीं है कि आप जाकर विधानसभा में, यदि आप विधायक नहीं है तो आप विधानसभा में जाके नहीं बोल सकते। आप यदि विधान परिषद के सदस्य नहीं है तो आप विधान परिषद में जाकर के आप वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दावा नहीं कर सकते। आप बाहर बोल सकते हैं लेकिन आप सदन के अंदर जाकर के नहीं बोल सकते। तो एक तो स्पष्ट विशेषाधिकार क्या है, प्रिविलेज बोलते हैं इसको इंग्लिश में। एक प्रिविलेज विधायक लोगों को ये है कि वो अपने अपने हाउस में उनको अभिव्यक्ति की बात, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो एक विशेषाधिकार है। क्लियर। दूसरा जो विशेषाधिकार है कि उन्होंने क्या बोला। मान लीजिए कोई विधायक है या कोई विधान परिषद का सदस्य है, तो विधान परिषद का सदस्य और विधानसभा का सदस्य, उन्होंने सदन में कोई बात रखी
तो उस बात को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो एक बहुत बड़ा विशेषाधिकार ये है। आमतौर पर आप देखिए, अगर आप कुछ बात कहते हैं, इवन आप अगर सोशल मीडिया पर भी कुछ बोलते हैं या पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ बोलते हैं असंवैधानिक या गैरकानूनी, तो आपकी बातों को न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। लेकिन विधायकों को ये विशेषाधिकार मिला है आर्टिकल 194 में कि उन्होंने क्या कहा वहाँ पे, उस बात को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो स्पष्ट तरीके से हम देखते हैं कि विशेषाधिकार उन लोगों को मिले हुए हैं। आगे हम चर्चा करेंगे। आगे आते हैं आर्टिकल 195 आर्टिकल 195। तो संविधान का अनुच्छेद 195 कहता है वेतन और भत्ते। तो जो विधानसभाएं या जो विधानमंडल है वो अपने विधि और नियमों के अनुसार जो चीज़ें निर्धारित करेगा उसी के अनुरूप उनको विधानसभा के सदस्यों को और विधान परिषद के सदस्यों को वेतन और भत्ते दिए जाएंगे। क्लियर? तो ये उसी तरीके से है कि सांसदों के मामले में संसद और जो विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य हैं उनके बारे में विधानमंडल। तो लगभग जैसा मैंने कहा कि संसद में जो व्यवस्था है, संसद में जो प्रावधान किए गए हैं, लगभग उसी तरह के प्रावधान हम लोगों को यहाँ भी दिखाई देते हैं। क्लियर? और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं आर्टिकल 196। तो आर्टिकल 196 से आ जाती है विधायी प्रक्रिया कि कैसे विधानसभा में कानून बनेगा। जैसा आपने देखा होगा कि जो विधानमंडल हैं, चाहे वो केंद्र की संसद हो या आपकी राज्यों के विधानमंडल हों, इनका काम ही है विधान बनाना। इनका काम है विधान मतलब कानून बनाना, इसलिए इनको विधानमंडल कहा जाता है। इनका काम है कानून बनाना। तो ये कानून दोनों लोग बना सकते हैं। जैसा आपको कहा कि मैंने कल ही कहा था कि भारत की जो व्यवस्था है, भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो संघीय प्रणाली है। और संघीय प्रणाली में क्या होता है कि संघ और राज्य होते हैं। एक संघ होता है और उस संघ में बहुत सारे राज्य होते हैं। संघ को हम लोग आमतौर पर केंद्र कहते हैं। तो केंद्र की अपनी एक सरकार होती है और उसके विषय होते हैं कि ये सारे विषय केंद्र देखा। जैसे भारत की प्रतिरक्षा, अगर भारत की रक्षा का विषय है तो कौन देखेगा? केंद्र देखेगा। भारत की विदेश नीति कौन देखेगा? केंद्र देखेगा। बैंकिंग कौन देखेगा? केंद्र देखेगा। तो बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और ऐसे विषयों पर विधान बनाने का, कानून बनाने का कार्य। जैसे नागरिकता क्या है? भारत में एक ही नागरिकता है, भारत की नागरिकता। तो नागरिकता का विषय कौन देखेगा? भारत की संसद। तो ऐसे विषय जिस पर केवल संसद कानून बना सकती है उसको हम केंद्रीय सूची बोलते हैं, सेंट्रलिस्ट या संघ सूची आप कह सकते हैं। उसी तरीके से बहुत सारे विषय ऐसे भी हैं जिन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति राज्य की विधानसभाओं को है। जैसे मान लीजिए आबकारी नीति है, गन्ने और फसलों के संबंध में कोई विषय है, या जो आपको बिक्री कर लगाना है, छोटे छोटे जो टैक्सेस लगाने होते हैं, या सिंचाई का विषय है। तो ये सारे विषय किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सरकार के। तो अपने जो राज्य सरकारों को विषय प्रदत्त हैं उन विषयों में राज्य सरकारें भी अपने कानून बना सकती हैं, यानी विधि निर्माण का कार्य कर सकती हैं। तो ये जो शक्ति मिली है संविधान में, ये विधानसभाओं को दी गई है कि जो विषय राज्यों से संबंधित हैं उस पर विधि बनाने का अधिकार राज्य की विधानसभाओं को है। उस पर केंद्र जो है विधान नहीं बनाएगा, केंद्र उस पर कानून नहीं बनाएगा। बिल्कुल स्पष्ट प्रोविजन है। तो जैसा हमने वहां देखा था कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर कोई विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक नहीं है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तुत किया जाता था। 6 महीने तक अगला सदन उसकी चर्चा करता था। अगर दोनों ने पास कर दिया तो राष्ट्रपति के पास जाता था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वो कानून बनता था। अगर धन विधेयक है तो केवल और केवल लोकसभा में आता है, वो राज्यसभा में नहीं आता, और राज्यसभा केवल 14 दिन तक उसको रोकती थी। तो ये चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। लगभग इसी तरह की प्रक्रिया राज्य की विधानसभाओं में भी है कानून निर्माण के संबंध में। अब क्या प्रक्रिया है इसके बारे में हम लोग आर्टिकल वाइज चर्चा करते हैं और सारा आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया है विधेयकों के पुनः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध, द प्रोविजन एज टू इंट्रोड्यूस एंड पास ऑफ बिल्स। यानी राज्य की विधानसभाएं अगर कोई कानून बनाना चाहती हैं तो उससे पहले वो बिल लेके आती हैं, और वो बिल क्या होता है और उस बिल को कहाँ पारित किया जाता है, कहाँ उसको प्रस्तुत किया जाता है। ये है आर्टिकल 196 पहला अनुच्छेद। तो आपको आर्टिकल अगर ना भी याद रहे लेकिन प्रक्रिया पता होनी चाहिए। जैसा मैंने कहा
संसद के बारे में कि लोकसभा और राज्यसभाओं में बिल प्रस्तुत किए जाते हैं। उसी तरीके से हमने यहाँ देखा कि ज़्यादातर जो राज्य हैं, ज़्यादातर राज्यों में विधानसभाएं हैं। केवल कुछ ही राज्य भारत में 7 या 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है, जहाँ पर 2 सदनी व्यवस्था है। आमतौर पर भारत में अधिकांश जो राज्य हैं उन अधिकांश राज्यों में केवल और केवल विधानसभाएं होती हैं। लेकिन संविधान में जो प्रावधान किया गया है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि अगर मान लीजिए किसी राज्य में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है तो फिर कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ तो सीधा सीधा विधानसभा बिल लेके आएगी, विधानसभा में रखा जाएगा और विधानसभा के पास करने के बाद सीधे सीधे किसके पास जाएगा, राज्यपाल के पास। और राज्यपाल उस पर क्या करेगा उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो दोनों दृष्टिकोण से करेंगे कि विधान परिषद भी है तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। क्लियर? धन विधेयक और वित्त विधेयक जैसी हम लोगों ने चर्चा की थी संसद में कानून निर्माण के बारे में, सेम लगभग उसी प्रकार का प्रावधान है विधानमंडल के बारे में कि अगर कोई विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक नहीं है, इनको छोड़ करके कोई भी विधेयक, यानी चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो विधान परिषद हो, दोनों में रखा जा सकता है। यानी अगर कोई विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक नहीं है तो संविधान के अनुच्छेद 196 के अनुसार वो किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है, चाहे वो विधानसभा में चाहे वो विधान परिषद में। आप लोग संविधान की भाषा को लेकर के बहुत परेशान मत होना, केवल आप ये समझना कि अगर कोई कानून बनाना किसी राज्य को, तो जैसे उदाहरण के रूप में उत्तर प्रदेश में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अगर वो विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक नहीं है तो वो है विधानसभा या विधान परिषद किसी में शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर धन विधेयक है तो निश्चित रूप से केवल और केवल विधानसभा में जाएगा। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे जो जिस आर्टिकल में वो दिया होगा। दूसरा क्या है, अगर किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक, जैसे मान लीजिए विधानसभा में प्रस्तुत किया गया या विधान परिषद में प्रस्तुत किया गया, अगर सत्र का अवसान हो जाता है, सेशन चलता है विधानसभा का, जैसे लोकसभा और राज्यसभा का सत्र चलता है उसी तरीके से विधानसभाओं के, विधान परिषद के सत्र भी चलते हैं। तो कोई विधेयक अगर इंट्रोड्यूस हुआ, कोई बिल अगर आया उसमें, और वो अगर विधेयक किसी वजह से सत्र का अवसान हो गया, कहा कि भाई कोरोना वायरस है, सत्र जो आगे नहीं बढ़ाएंगे, सत्र की कार्रवाई यही बंद करते हैं, तो वो विधेयक समाप्त नहीं होगा। तो सत्र के अवसान पर विधेयक समाप्त नहीं होगा। यह बात भी आर्टिकल 196 में लिखी हुई है। उसके अलावा इसमें क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा ने अगर कोई विधेयक लंबित है और विधानसभा ने पारित नहीं किया है, मान लीजिए विधान परिषद में कोई बिल लंबित है, विधान परिषद कोई बिल पास करना चाहती है और वो बिल अभी विधान परिषद ने पारित करके विधानसभा में नहीं भेजा है, और इसी बीच में विधानसभा भंग हो जाती है, नए चुनाव होते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो जो विधेयक विधान परिषद में लंबित था वो समाप्त नहीं होगा, वो बना रहेगा। लेकिन अगर कोई विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा में है और विधानसभा ने पारित करके विधान परिषद को नहीं भेजा है, और मान लीजिए किसी कारण से विधानसभा भंग हो जाती है, तो वह विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक यही है कि विधान परिषद तो कभी भंग होता नहीं है। विधान परिषद क्या है, स्थायी सदन है, और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। तो अगर कोई विधेयक जैसे विधानसभा में था, विधानसभा उस पर चर्चा कर रही थी, लेकिन पारित करके उसको विधान परिषद को नहीं भेजा था, अगर विधानसभा भंग हो गई, कल को किसी और की सरकार आ जाए, तो दूसरी जो सरकार आएगी दूसरे दल की, क्या वो उसकी बात को मानेगी? वो कहेगी ये विधेयक गलत है, हम अपना लेके आएंगे। तो इस तरीके से वो विधेयक लैप्स हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर कोई विधेयक विधानसभा में, विधान परिषद में विचाराधीन है और विधान परिषद ने उस विधेयक को या तो पारित कर दिया है लेकिन विधानसभा को नहीं भेजा है, तो वो विधेयक कभी लैप्स नहीं होगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विधान परिषद क्या है, अपने आप में एक स्थायी सदन है। विधान परिषद कभी समाप्त नहीं होता राज्यसभा की तरह। क्लियर? चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अब आर्टिकल 197 संविधान का अनुच्छेद 197 और 197 में हम चर्चा करेंगे धन विधेयक से के अलावा जो दूसरे विधेयक होते हैं, यानी
धन विधेयक से भिन्न जो विधेयक होते हैं उनको पारित करने में विधान परिषद की क्या शक्तियाँ होती हैं। जैसे आपने कहा ना कि धन विधेयक का तो सीधा सिस्टम है कि भैया उसको विधानसभा में लाइए, विधानसभा उसको पारित करेगी, 14 दिन का टाइम है। 14 दिन में अगर विधान परिषद ने कोई निर्णय नहीं लिया तो भी वो पारित ही माना जाता है। सेम लोकसभा की तरह लोकसभा में क्या होता है कि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में आता है, और अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा ने अगर उसको पारित नहीं किया तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक पारित माना जाता है। सेम प्रोसीजर है कि अगर कोई किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन हैं और विधानसभा ने पारित कर दिया और 14 दिन में अगर विधान परिषद ने कोई उत्तर नहीं दिया या पारित नहीं किया तो भी वो पारित माना जाएगा। लेकिन साधारण विधेयकों के बारे में विधान परिषद को शक्ति है, साधारण विधेयकों के बारे में विधान परिषद को शक्ति है। और केंद्र में जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उससे थोड़ी सी कानून निर्माण की प्रक्रिया राज्य में कठिन है। राज्य में जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को शक्तियां हैं। क्या शक्ति है कि अगर कोई साधारण विधेयक है और वो विधानसभा ने पारित किया है तो विधानसभा उस विधेयक को विधान परिषद के पास भेजेगी। विधान परिषद उसको अस्वीकार कर सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है या उसको स्वीकार कर सकती है और वापस भेज सकती है विधानसभा को। लेकिन ऐसा करने के लिए उसको 3 महीने का समय होता है। कितना? 3 महीने का। तो जो केंद्र में हमने प्रावधान देखा था कि केंद्र में जब बनता है लोकसभा से जब राज्यसभा में जाता है या राज्यसभा से लोकसभा में जाता है तो वहाँ पर 6 महीने का समय है। यहाँ पर विधानसभा अगर कोई विधेयक भेजती है तो विधान परिषद उसको मैक्सिमम 3 महीने तक अपने पास रख सकती है और 3 महीने बाद उसको भेजती है। उसके बाद हो सकता है विधानसभा उसके संशोधन से सहमत हो ना हो, और अगर नहीं है तो मान लीजिए फिर उसको भेजना पड़ेगा, फिर वो 3 महीने तक रख सकते हैं। और ऐसे विधेयक फिर बाद में जाते हैं दोनों सदनों के बाद राज्यपाल के पास। लेकिन यहाँ पर पेच फंस जाता है। राज्यपाल किसी भी विधेयक पर अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है या उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित कर सकता है। तो जो केंद्र में हमने देखा था कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस कर सकते हैं और पुनर्विचार के बाद अगर आया तो राष्ट्रपति को साइन करने होंगे। राज्य के संबंध में ऐसा नहीं है। राज्य विधानसभाओं के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल यदि चाहे तो उसको राष्ट्रपति के लिए भेज सकता है। तो ऐसे में कानून निर्माण में जो विधानमंडल है उनकी शक्ति संसद के बजाय कम है। संसद के पास ज़्यादा बड़ी शक्ति है अगर हम तुलना करें राज्य की विधानमंडल से। तो राज्य के विधानमंडलों के पास वो शक्तियाँ नहीं है। हालांकि वो बहुत सारे विषयों पर कानून बनाते हैं, लेकिन जो राज्यपाल को शक्ति दी गई है कि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो जैसा मैंने कहा ना कि कुछ मामलों में राज्यपाल के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति से, वो ऐसे ही कुछ मामले हैं। इसी तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे कि किन किन विषयों पर उनको ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। क्लियर? उसके बाद आते हैं धन विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया, मनी बिल। तो मनी बिल के बारे में आप सभी लोगों को पता है, हम पहले संसद में भी चर्चा कर चुके हैं कि मनी बिल एक्चुअली होता क्या है। मनी बिल मतलब धन विधेयक का मतलब है कोई कर लगाना, संचित निधि से कुछ खर्चा करना, कोई ऋण लेना, ये जो सारे के सारे आइटम्स हैं ये धन विधेयक में आते हैं। लेकिन उसकी सबसे सटीक परिभाषा ये होती है कि लोकसभा का अध्यक्ष उस पर लिख देता था धन विधेयक। तो वहाँ अगर लोकसभा का अध्यक्ष लिखता था तो यहाँ कौन लिखेगा? विधानसभा का अध्यक्ष, विधान परिषद का नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो निम्न सदन है, जनता का सदन है, उसका नाम है विधानसभा। तो विधानसभा का अध्यक्ष अगर मेंशन कर देगा कि ये धन विधेयक है तो वो धन विधेयक ही रहेगा। तो आर्टिकल 198 में इसका प्रोविजन है धन विधेयक के संबंध में। सिंपल प्रक्रिया है, आपको पता होगा धन विधेयक के बारे में केंद्र में, और यहाँ सेम प्रोविजन है कि धन विधेयक केवल और केवल कहाँ आ सकता है? विधानसभा में। धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक की शुरुआत कभी भी विधान परिषद में नहीं होगी। और केंद्र में भी आप याद रखना, केंद्र में कभी भी धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ये प्रोविजन है संविधान में बिल्कुल स्पष्ट। उसी तरीके से राज्यों की जो विधानमंडल हैं, राज्यों के विधानमंडल में धन विधेयक केवल और केवल विधानसभा से उसकी शुरुआत की जा सकती है। तो वही सेम है। इसलिए मैंने कहा था कि जिन्होंने संसद की चर्चा को ठीक से समझ लिया है उनके लिए राज्य विधानमंडल की चर्चा को समझना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आगे मैं आपको इसमें प्रोविजन बताता हूँ क्या क्या लिखे हुए हैं।
14 दिन के भीतर विधान परिषद को सिफारिश के सहित या सिफारिश के रहित कोई संशोधन अगर विधान परिषद चाहती है तो उसको लौटाना होगा, और वो 14 दिन के अंदर अगर नहीं लौटाती है तो वो पारित माना जाएगा। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं को धन विधेयक के बारे में पूरा विशेषाधिकार है, पूरी शक्ति मिली हुई है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि धन खर्च करना, कर लगाना, ये सारा काम सरकार का है, और सरकार का सही रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? विधानसभा। विधानसभा ही सही मामले में जनता का प्रत्यक्ष सदन है, जनता के द्वारा बनाया गया प्रत्यक्ष सदन है। उसके बाद और इसमें कोई टेक्निकल चीज़ें नहीं है, 14 दिन के भीतर वो पारित कर दिया जाएगा। अब अगला जो आर्टिकल है वो आता है धन विधेयक की परिभाषा। तो शायद आपको याद होगा, हमने जब संसद की चर्चा की थी तो संसद की चर्चा में हम लोगों ने आर्टिकल 110 में पढ़ा था धन विधेयक। आर्टिकल 110 में हमने पढ़ी थी कि धन विधेयक की परिभाषा क्या है, मनी बिल की। तो वहाँ पर जो संविधान के अनुच्छेद 110 में परिभाषा थी, लगभग वैसी ही परिभाषा राज्यों के संबंध में, जब राज्यों के विधानमंडल कोई धन विधेयक पास करेंगे तो वही उसी तरह की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 199 में दी गई है राज्यों के विधानमंडल के बारे में। क्या परिभाषा है धन विधेयक की? किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। एक्चुअली ये थोड़े से टफ वर्ड हैं, आपको मैं अगर इंग्लिश पढ़ूंगा समझ में आ जाएगा। द इम्पोजिशन, एबोल्यूशन, कोई कर लगाना, एबोल्यूशन माने कर लगा हुए कर है उसको समाप्त कर देना, रेमिशन यानी कम कर देना, अल्ट्रेशन उसमें बदलाव कर देना, और रेगुलेशन ऑफ एनी और उसको विनियमित कर देना। किसी कर को कम करना, लगाना, उसकी दर में परिवर्तन करना, उसको हटा देना, उसको कम कर देना, ये जो सारे प्रावधान हैं करों के संबंध में। और ये कौन से कर? राज्य सरकारों वाले कर। कर दो तरह के होते हैं, एक कर होते हैं जिनको भारत सरकार लगाती है, एक कर होते हैं जिनको राज्य सरकार लगाती है। जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स कौन लगाता है? भारत सरकार। एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है? भारत सरकार। लेकिन आपने देखा होगा कई सारी सरकारें ऐसी होती है, कई सारे कर ऐसे होते हैं जो राज्य सरकार लगाती है। जैसे आपने देखा होगा बिक्री कर, आप दुकानों पर जाते हो बिक्री कर जो लगता है, या आपने देखा होगा जो शराब इत्यादि होती है, सिंचाई कर। आपने देखा होगा कि जिन लोगों के गांव के पास से जो ये निकलते हैं राजवाह और नहरें निकलती हैं, वहाँ सिंचाई कर लगता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कर ऐसे होते हैं जो राज्य सरकारें लगाती हैं। तो राज्य सरकारें, जो लिस्ट दी गई है, अगर राज्य सरकारें अपने करों के संबंध में उनकी दरों में कोई बदलाव चाहती हैं, नए कर लगाना चाहती हैं, पुराने करों को हटाना चाहती हैं, तो ऐसे जो कोई विधेयक आएगा वो विधेयक हमेशा धन विधेयक होगा राज्य सरकार के अनुसार। और राज्य को कोई उधार लेना है, कोई गारंटी देनी है, तो वह सारी राशि भी किस में आएगी? धन विधेयक में। उसके अलावा राज्य की संचित निधि, जैसे केंद्र में संचित निधि होती है, उसी प्रकार राज्य की संचित निधि, आकस्मिक निधि, अभिरक्षा निधि, इसमें कोई धन जमा करना हो या इससे कोई धन निकालना हो, तो अगर इससे कोई धन निकालना हो संचित निधि में या जमा करना हो, उसके संबंध में अगर कोई विधेयक लेके आना है तो उस विधेयक को भी हम धन विधेयक की परिभाषा में रखते हैं। उसके अलावा और जैसा मैंने कहा, राज्य की विधानसभा कोई धन विधेयक है या नहीं है, उसकी अंतिम परिभाषा कौन तय करेगा? राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा का अध्यक्ष फाइनली डिसाइड करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। अगर वो अपने हस्ताक्षर और उससे नीचे लिख देता है सिग्नेचर में कि यह धन विधेयक है, तो वो धन विधेयक माना जाएगा। क्लियर? उसके बाद है विधेयकों की अनुमति, आर्टिकल 200। तो जैसा मैंने कहा कि केंद्र में संसद जब कोई कानून बनाती है तो वो सबसे पहले विधेयक आता है, और उस विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है हस्ताक्षर। मैं आपको तुलनात्मक इसलिए बता रहा हूँ कि एक तो रिवीजन हो जाएगा, दूसरा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित अगर कोई विधेयक है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति अगर उससे सहमत नहीं है तो एक बार उसको वापस करते हैं कि भाई इस पर पुनर्विचार कर लो। और पुनर्विचार करने के बाद राष्ट्रपति के सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा और राज्यसभा का अधिकार है। राष्ट्रपति के सुझावों को मान करके दोबारा बिल पेश हो सकता है, पास हो सकता है,
ना मान करके भी एज इट इज भी अगर भेज दिया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे ही। लेकिन राज्यों के संबंध में ऐसा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार अगर राज्य के विधानमंडलों द्वारा पारित कोई विधेयक यदि राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल के पास 4 रास्ते हैं। वहाँ पे केवल 2 ही रास्ते थे, यहाँ पर 4 रास्ते हैं। राष्ट्रपति नहीं, वहाँ पर 2 रास्ते थे, यहाँ पर 3 रास्ते हैं। राज्यपाल क्या कर सकते हैं? राज्यपाल किसी बिल पर अपने साइन कर सकते हैं। राज्यपाल साइन न करके उसको वापस भेज सकते हैं। और तीसरी जो शक्ति है राज्यपाल के पास वो ये है कि राज्यपाल किसी भी ऐसे बिल को कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखने के लिए भेज सकते हैं। तो ये जो शक्ति है ये एक तरीके से बहुत बड़ा पावर है सेंटर के पास राज्य के कानूनों को एक तरीके से अपने पास मंगाने का। जब कभी मैं यह कहता हूं कि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं राज्यपाल, तो हमेशा उसका आशय यही होगा कि वो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के पास जाएगा। मतलब एक तरीके से, क्योंकि राष्ट्रपति भारत में एज सच अपने आप में कुछ चीज़ों को छोड़ करके कोई ज़्यादा काम नहीं करते। वो जो सारी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की वो व्यवहारिक रूप से भारत के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद में होती हैं। तो यदि किसी विधेयक को जो राज्य के विधानमंडल ने पारित कर दिया और वो राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल अगर उसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लेते हैं तो इसका मतलब यही है कि वह विधेयक अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद के पास है और वो उसके बारे में निर्णय करेंगे। तो राज्य विधानमंडलों को वो अधिकार नहीं है जो संसद को है। संसद के पास जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडलों के पास उससे कुछ कम है। तो ये एक बड़ा प्रावधान है भारत के संविधान में। आगे हम लोग बढ़ेंगे 200 के बाद विधायकों पर अनुमति के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद हम आएंगे आर्टिकल 201। जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया जाता है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति या तो उस पर अनुमति दे देंगे या अनुमति नहीं देंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए राष्ट्रपति ने अनुमति नहीं दी और वापस भेज दिया तो 6 महीने का समय होता है। उस 6 महीने के समय के अंदर अंदर फिर से वो दोनों सदनों के द्वारा पारित करना होगा और 6 महीने के अंदर फिर से राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद उसको पारित करके भेजती हैं राज्यपाल के पास। तो वह उस पर साइन कर सकते हैं, अप्रूवल दे सकते हैं। हो सकता है फिर जो है राष्ट्रपति के पास जाए और फिर उस पर सहमति मिले या ना मिले। तो ये 2 प्रावधान हैं। उसके बाद आगे हम आएंगे संविधान का अनुच्छेद 202 आर्टिकल 202। आर्टिकल 202 तो आप लोगों को याद होगा कि हमने संविधान के अनुच्छेद 112 में भारत के सरकार के बजट के बारे में चर्चा की थी। बजट के बारे में, और बजट के लिए एक शब्द प्रयोग किया है संविधान में। संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। संविधान में जो शब्द प्रयोग हुआ उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये संविधान में शब्द है। आर्टिकल 112 में संसद का जो बजट है यानी केंद्र सरकार का बजट है। तो भाई केंद्र सरकार का बजट है, केंद्र सरकार को धन चाहिए अपने कार्यों के लिए, कर लगाना है, पुल बनवाने हैं, सड़कें बनवानी है, तो राज्य सरकारों को भी तो चाहिए। राज्य सरकारें क्या बिना धन के चल जाएंगी? तो इसका मतलब है अगर राज्य सरकारों की आमदनी है, राज्य सरकारों के खर्चे हैं, तो उसका भी बजट बनना चाहिए। तो जो प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट के बारे में है वही प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्य सरकारों के बजट के बारे में है। और उसको भी कहा गया वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य सरकारों का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। और वहाँ आपको पता है कौन रखवाते हैं? राष्ट्रपति। तो यहाँ कौन रखवाएंगे? गवर्नर। मतलब गवर्नर की पोजीशन राज्य में एक तरीके से राष्ट्रपति की ही तरह है। और जो सरकार है राज्य की वो केंद्र सरकार की तर्ज पर ही लगभग उसको शक्तियाँ और अधिकार मिले होते हैं। तो आर्टिकल 202 संविधान का अनुच्छेद 202 क्या कहता है अभी हम लोग चर्चा करते हैं इसकी। आर्टिकल 202 संविधान का अनुच्छेद 202 ये कहता है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अनुसार राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राकल्पिक प्राप्तियों और व्यय का विवरण लिखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने व्याख्या की। यानी जो राज्यपाल है
अगर किसी राज्य में विधानसभा है केवल तो विधानसभा के पटल पर, और अगर कुछ राज्यों में विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी हैं तो दोनों सदनों के पटल के सम्मुख उस राज्य का वित्तीय वर्ष है, जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर का क्या आय और व्यय का ब्यौरा, जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है, वो रखवाएगा दोनों सदनों के सम्मुख। बिल्कुल सेम जैसा कि प्रावधान है किसमें, संसद में बजट पेश करने का, कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 112 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सम्मुख उस वर्ष के वित्तीय वर्ष का आय और ब्यौरा का विवरण रख पाएंगे। क्लियर हुआ होगा मुझे लगता है। तो बजट जो हम लोग आमतौर पर बोलते हैं, एक्चुअली बजट शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। बजट बेसिकली क्या है, बजट एक फ्रेंच वर्ड बजेटियर से बना हुआ है, जिसको हम लोग, आप तो घर घर में लोग बजट जानते हैं। एक्चुअली बजट जो है फ्रांस से लिया गया शब्द है, फ्रेंच लैंग्वेज का। और हमारे यहाँ तो अब लोग जो है किसान और गांव में जो गरीब और महिलाएं हैं वो सब भी बजट का प्रयोग करते हैं। कुछ भी बात हो जाए तो आपने देखा होगा कि भैया बजट खराब हो गया, अब यार ये जो है इस बार जो है वो नहीं करेंगे, इस बार जो है ये काम नहीं कर पाएंगे, हमारा बजट गड़बड़ा गया है, बजट खराब हो गया है। खूब आपने सुना होगा। तो बजट शब्द बेसिकली बजेटियर से बना हुआ है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है ये। और फ्रांस में जब वहाँ का वित्त मंत्री चमड़े के थैले में वो लेके आता था कागज सारे सरकार के आय व्यय के ब्यौरे, तो इसलिए वो बजट का उसका नाम चर्चा में हो गया। भारत में भी उसको हम लोग बजट बोलते हैं। और भारत सरकार का जो बजट होता है उसको आम बजट कहा जाता है, और जो केंद्र राज्य सरकारों के होते हैं वो राज्य सरकारों के नाम से, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2020-21। तो जो बजट है बेसिकली वो आय और व्यय का ब्यौरा है कि आपको कितनी इनकम। और मैंने कहा ना कि बजट में सिर्फ उस साल का नहीं होता है, बजट में बेसिकली 3 साल की जानकारियाँ होती हैं। पिछला साल जो निकल गया था उस पिछले साल में एक्चुअल कितने खर्चे हुए और कितनी इनकम हुई उसकी पूरी जानकारी होती है। जो वर्तमान साल चल रहा है, जिस साल में बजट पेश किया जा रहा है, उसको बोलते हैं करंट ईयर। तो करंट ईयर में हमारे जो संभावित खर्चे और संभावित इनकम क्या है वो उसमें रहती है। और जो हमारा आने वाला वर्ष है उस आने वाले वर्ष के अनुमान भी प्रस्तुत किए जाते हैं कि आने वाले वर्ष में जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमारा अनुमान क्या रहेगा, यानी कितनी हमको उम्मीद है कि इतनी इनकम हो जाएगी और कितना एक्सपेक्टेशन है कि उसमें हमारा खर्चे होंगे। तो बजट में बेसिकली 3 सालों के प्रोविजन होते हैं, लास्ट ईयर, करंट ईयर और आने वाला जो ईयर है नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। तो हमेशा याद रखना बजट केवल 1 साल का नहीं होता है, बजट में 3 सालों का चीज़ें होती हैं और ये डाटा हर साल आगे कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। इसीलिए सरकारों को आसान हो जाता है पिछले वर्षों की चीज़ों के बारे में जानकारी देना और वर्तमान वर्ष के बारे में वो जो हमारा खर्चा है उसको फिगर आउट करना और नेक्स्ट ईयर के बारे में एस्टिमेट करना, अनुमान लगाना। ये सारी चीज़ें इसी प्रक्रिया के माध्यम से साल दर साल चलती रहती हैं। तो जैसा हमने कहा कि ये बजट होता है, लेकिन बजट के लिए हमेशा संविधान में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपसे कभी अगर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम देते हैं, कुछ बच्चे अगर आपके पढ़ते हैं, तो उनको आप हमेशा ये समझाइए कि अगर कभी किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में ये कहा जाता है तो उसका आंसर वार्षिक वित्तीय विवरण होगा, उसका जो उत्तर होगा बजट नहीं होगा। कहीं भी संविधान में बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। संविधान में जो शब्द प्रयोग किया गया है उसका नाम है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये कभी कभार इस तरह की जो देखिए चीज़ें होती हैं, कभी कभार होता क्या है कि कुछ बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को जनरल वे में हम जानते हैं, जैसे महंगाई बढ़ गई, महंगाई के बारे में हम लोग सुनते रहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई जो बढ़ गई है उसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फ्लेशन, और अर्थशास्त्र की भाषा में उसका नाम होता है मुद्रास्फीति। तो हम सब लोग आम बोलचाल में बोलते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन उस मुद्रास्फीति का, उस महंगाई का कुछ ना कुछ टेक्निकल डेफिनेशन भी होता है। और जब जो बच्चे पढ़ लिख करके कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं या उनको कोई एग्ज़ाम देना होता है, तो उस समय आपकी जो रनिंग लैंग्वेज है, बोलचाल की भाषा, वो काम नहीं आती। बोलचाल की भाषा में हो सकता है आपको ज्ञान हो, लेकिन वहाँ आपको वो तकनीकी परिभाषा आनी चाहिए, तकनीकी शब्दावली आनी चाहिए कि वास्तव में इसके लिए इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। अगर वो हम जानते हैं तो हम उसका आंसर दे सकते हैं, अगर वो हम नहीं जानते तो बहुत मुश्किल होता है उसका उत्तर देना। उसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि बजट, तो बजट सबने सुना है, गाँव में बिल्कुल कोई व्यक्ति बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं है वो भी जानता है बजट क्या है, बजट शब्द उसने सुना हुआ है। और घरों में अक्सर ये शब्द प्रयोग होता है कि साहब बजट खराब है। लेकिन जब आपसे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाएगा
तब आप बजट नहीं लिखेंगे, तब आपको बताना पड़ेगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है और इसमें 3 वर्षों का जो पिछला वर्ष चला गया, जो अभी वर्ष चल रहा है और जो आने वाला वर्ष है, इसके आय और व्यय का ब्यौरा दिया जाता है विभागवार, मंत्रालयवार। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों को पढ़ने के क्रम में, अपनी तैयारी करने के क्रम में हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी जानकारी न सिर्फ ऑथेंटिक हो बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी चीज़ों का इस्तेमाल उसमें ज़रूर हो, वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों पर आधारित हो, ताकि हम उसके बारे में पढ़े लिखे व्यक्ति के जो माध्यम से बात कर पाएँ। और एक जिसको बोलते हैं ना फॉर्मल वे में हमें ज़रूर आना चाहिए, इनफॉर्मल कैजुअल वे में नहीं, फॉर्मल वे में हमें उसके बारे में ज़रूर आना चाहिए कि भाई इसका ये औपचारिक इसका अर्थ यह है। और यही जो है चीज़ें साधारण और असाधारण व्यक्ति का अंतर पैदा करती हैं। एक सामान्य व्यक्ति है, उसको चीज़ें जनरल वे में सब पता है, जनरल वे में सरकार भी पता है, जनरल वे में पाकिस्तान के साथ समस्या ये भी पता है, जनरल वे में महंगाई भी पता है, बजट भी पता है, कोरोना वायरस भी पता है, देश में होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में भी जनरल वे में पता होता है। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप इस पर एक पेज लिखिए, तो वो जब एक पेज आप लिखते हैं, उस पेज में आपकी भूमिका कैसी है, तथ्यों को आप कितना प्रयोग करते हैं, किस तरीके से आप उसमें तर्क देते हैं, किस तरीके से आप विधिवत तरीके से उसको लिखते हैं, ताकि आपके शब्दों के माध्यम से सारी वस्तुस्थिति स्पष्ट हो जाए और जो आप मैसेज कन्वे करना चाहते हैं वो मैसेज कन्वे हो जाए। ये जो कलाकारी है, ये जो गुण है, ये जो आर्ट है, ये व्यक्ति को जब आ जाती है तो व्यक्ति साधारण से असाधारण हो जाता है। और जैसे जैसे आप साधारण से असाधारण बनते जाओगे, वैसे वैसे आपका खुद का व्यक्तित्व अच्छा होता चला जाएगा। और ख़ास करके कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स हैं, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको सफलता मिलना आरंभ हो जाएगी। जो बच्चे इस तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उनको बहुत सुविधा होती है आंसर लिखने में, चीज़ों को विधिवत तरीके से कन्वे करने में और सफलता प्राप्त करने में। तो हमेशा पढ़ाई के क्रम में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। हम लोग कैजुअल वे में बात ना करें। कैजुअल वे का जो तरीका होता है, वो कैजुअल चीज़ें जो है इंटरटेनमेंट के लिए तो ठीक है, आपस में हास परिहास के लिए कि मेरे दोस्त ने बता दिया कि भाई ये होता है। लेकिन हम लोगों को खास करके विद्यार्थियों को और विद्यार्थियों के अलावा जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको चीज़ों के बारे में सिस्टमैटिक वैज्ञानिक तरीके से मालूम होना चाहिए। भले ही आपको कम आता हो, लेकिन हमेशा हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम चीज़ों को वैज्ञानिक ढंग से जानें, सिस्टमैटिक क्रमबद्ध तरीके से, चाहे भले ही कम आता हो। जैसे मैंने देखा कि अभी आगे की चर्चा करेंगे बजट की, उससे पहले कुछ विषय जहन में आ गया कि आपने देखा होगा कि कोई भी घटना घटती है, कहीं भी कोई बात होती है, होती रहती है रोज़ाना। इतना बड़ा भारतवर्ष है, इतनी बड़ी दुनिया है, 6 अरब से ज़्यादा की आबादी विश्व में है, 130 करोड़ लोग भारत में रहते हैं। तो दुनिया में घटनाएं घटेंगी ही, चाहे प्राकृतिक हों, चाहे मानवकृत हों, चाहे किसी तरीके से घटनाएं घटती रहती हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया ने हमको एक सुविधा दी है कि हम इसको सूचना तंत्र के रूप में इसका प्रयोग करें। इसके माध्यम से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करें और एक दूसरे से हम लोग परिचित हों, एक दूसरे के विचारों को जानें, एक दूसरे को जानें। ये एक माध्यम है। और ये माध्यम क्या है? ये माध्यम बेसिकली आर्टिकल 19(1) है, संविधान का अनुच्छेद 19(1) है, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, जिसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जब आपके पास बेहतर शिक्षा नहीं है, जब आपके पास मैच्योरिटी यानी परिपक्वता नहीं है, तब आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया का उपयोग, जो संविधान के एक बहुत बड़े अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार बहुत बड़ा अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करने के बजाय दुरुपयोग में बदल जाती है। दुनिया भर में घटनाएं हो रही हैं और उस घटनाओं पर सनसनी बना करके आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लोग कुछ भी डालते रहते हैं, जबकि उनको नहीं पता। मान लीजिए महाराष्ट्र में कोई घटना हुई या बंगाल में कोई घटना हुई और कोई जो है व्यक्ति बैठा है उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में, क्या वो उसकी वस्तुस्थिति के बारे में जानता है? क्या उसको इस पर टिप्पणी करनी चाहिए? क्या उसको सनसनी फैलानी चाहिए? क्या ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक जो सौहार्द है उसको डिस्टर्ब करना चाहिए? नहीं, क्योंकि हम उन घटनाओं से परिचित नहीं हैं। और ये काम किसका है? ये काम पत्रकारों का है कि पत्रकार उसके विषय में जानकारी दें और कानून उसके बारे में अपनी कार्रवाई करे। और कानून जब कार्रवाई करेगा तो उसके आधार पर न्यायालय फिर उसका पक्ष जान करके निर्णय देगा कि क्या सही था, क्या गलत था। लेकिन होता क्या है कि सोशल मीडिया पर दी गई सुविधा का लोग दुरुपयोग करते हैं। वो किसी भी घटना पर जजमेंटल हो जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे आप बैठे हैं एक गांव में,
यूपी के अलीगढ़ में, घटना हो गई केरल में। आपको नहीं पता कि केरल में जहाँ घटना हुई है उस घटना में वहाँ पर क्या स्थिति थी, कौन लोग शामिल थे, क्या वहाँ की वस्तुस्थिति है, प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, आपको कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपने सनसनी बना के उसको डाल दिया कि ये हो गया, अब हम ये कर देंगे। भाई आपको क्या पता उसके बारे में? और फिर अगर आप ही ये कर देंगे तो जो सिस्टम बना हुआ है देश में, पत्रकारों का काम है उस घटना के बारे में पूरे देश को बताना, पुलिस प्रशासन का और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उस पर कार्रवाई करना, जुडिशरी का काम है उस घटना का पर न्यायिक कार्रवाई करना, तो फिर वो लोग क्यों हैं, वो व्यवस्थाएं क्यों हैं? और हम कुछ नहीं कर पाते। मैं आपको बताऊं, जो लोग अपने आप को 30 मार का समझते हैं सोशल मीडिया पे, कि जो सनसनी वाली पोस्ट या अनावश्यक पोस्ट डालते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की जो हरकतें करते हैं वो लोग कुछ नहीं कर सकते। आप एक दिन पोस्ट डालोगे, 2 दिन डालोगे, 3 दिन डालोगे, ना तो आप कोई लीगल एक्शन कर सकते, ना आप जा करके कोई वहाँ आंदोलन कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप यहाँ डाल करके अनावश्यक संविधान विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, जो संविधान आपको नहीं कहता कि आप सामाजिक सौहार्द को या किसी तरीके से व्यवस्था को डिस्टर्ब करो। आप बैठ करके एक पोस्ट डाल दी और आपको क्या चाहिए, अरे भैया इतनी पोस्ट, 15 लोगों ने हमारी पोस्ट के समर्थन में कमेंट कर दिया कि हाँ अब हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, और एक भी कुछ नहीं करेगा, एक भी ना वहाँ जाएगा, ना एक भी वहाँ कुछ कर सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और ख़ास करके जो युवा वर्ग है, मैंने देखा कि महाराष्ट्र की घटना के ऊपर जो अभी हुई है, सोशल मीडिया पे इतनी पोस्टें डाली गई, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एक भी युवा जो इस तरह की पोस्टें डाल रहे हैं, कोई एक भी युवा वहाँ नहीं जाएगा महाराष्ट्र। और इस समय तो जा भी नहीं सकता, इस समय लॉकडाउन है, जा भी नहीं सकता। भाई क्यों इस तरह की पोस्टें डालते हो? क्या हो जाएगा आपसे? वहाँ का प्रशासन नहीं है क्या? वहाँ की मशीनरी नहीं है इस काम को करने के लिए? मैंने कहा ना, दुनिया भर में, पूरे विश्व में 6 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं, अकेले भारतवर्ष में 1.25 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी घटनाएं वैश्विक परिदृश्य में होंगी, होती रहती हैं। आप बताइए, क्या हम सब लोग जो इस पर चर्चा में हैं, हम सभी लोगों में से बहुत सारे लोग हैं, तमाम तरह तरह की चीज़ें हम लोगों के बीच में होती रहती हैं। तो संसार इसी तरीके से चलता है, जो विश्व व्यवस्था इसी तरीके से चलती है, सुधारात्मक प्रयासों में चलती है कि कोई गतिविधियाँ कम से कम हों। तो हमारा जो पढ़े लिखे होने का दायित्व क्या होता है? पढ़े लिखे होने का दायित्व भी होता है कि हम गंभीरता लेके आएँ अपने अभिव्यक्ति में, अपने विचारों में, अपने व्यक्तित्व में। हम अगर गंभीरता लेके आएंगे तो हम किसी भी घटना पर आक्रामक, सनसनी वाली या माहौल ख़राब करने वाली प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हम चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। और जैसा मैंने कहा कि विश्व में जब हम शांति का संदेश देंगे, मानवता का संदेश देंगे, प्रेम का संदेश देंगे, करुणा का संदेश देंगे, तब सुधार होगा। हम अगर प्रतिशोध, प्रतिक्रिया, आक्रामकता, हिंसा, अगर इस तरह की चीज़ों का संदेश देंगे तो कभी भी विश्व व्यवस्था में सुधार नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हो कि आँख के बदले आँख, जो एक कानून था न्याय का, एक किसी फिलोसफर की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आँख के बदले आँख, एक सिद्धांत ये कहता है, न्याय के बेसिकली 3 सिद्धांत होते हैं। न्याय का एक सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसको उस अपराध से भी ज़्यादा बड़ी सज़ा दी जाए, पहला सिद्धांत। इसको बोलते हैं कठोर दंड का सिद्धांत। और इस कठोर दंड के सिद्धांत का आधार ये होता है कि दूसरे जो लोग हैं वो अपराध ना करें, इसलिए उनके मन में एक भय पैदा किया जाए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी की तो उसको सीधे फांसी दे दी जाए, एक दंड का ये सिद्धांत था। इसको बाद में चल करके विद्वानों ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये न्याय संगत नहीं है, अगर छोटे से अपराध को हम इस तरह की चीज़ों को करेंगे तो ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। दूसरा जो न्याय का सिद्धांत आया, दूसरा न्याय का सिद्धांत आया कि बराबर का दंड, जितना दंड उतना अपराध। तो जैसे किसी एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति की आंख फोड़ी है तो उसकी भी आंख फोड़ दी जाए। इसके बारे में विद्वानों ने ये कहा कि अगर हम यदि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। भाई एक व्यक्ति ने किसी की आंख फोड़ी, उसने उसकी फोड़ दी, तो जो उसकी फोड़ेगा फिर वो उसकी फोड़ेगा, तो दुनिया अंधी हो जाएगी। तो ये भी जो है स्वीकार नहीं किया गया। बाद में जो तीसरा न्याय का सिद्धांत है वो कहता है सुधारात्मक। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दंड इतना दो, कम दंड दो अपराध की तुलना में, और उसको सुधरने का, अच्छा होने का अवसर दो, उससे चीज़ें बेहतर होंगी। भारतीय न्याय व्यवस्था में अगर आप देखेंगे, इंडियन जुडिशल सिस्टम में, तो तीनों चीज़ों का सम्मिश्रण अपनाया है। कुछ जो रेयरेस्ट केस होते हैं, जैसे निर्भया केस हुआ था, उसमें फांसी हुई थी। तो जो जघन्य अपराध हैं, जघन्य अपराधों की स्थिति में भारत में कठोर दंड का प्रावधान है, यानी मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान है। बाकी बहुत सारे दंडों के प्रावधान में सुधारात्मक चीज़ें हैं।
और यहाँ पर मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि आप लोग अगर गौतम बुद्ध को पढ़ते हैं तो गौतम बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, और वो जो मैंने आपको एक कहानी बताई थी अंगुलीमाल की। अंगुलीमाल एक डाकू था और अंगुलीमाल रोज़ लोगों को मारता था, और उसके बाद वो उंगली काट के गले में डाल के माला बना लेता था। गौतम बुद्ध पर भी उसने हमला किया और गौतम बुद्ध ने फिर उसको समझाया, तो वो उसका परिवर्तन हुआ और बाद में चल करके वो संत हो गया। तो दुनिया सुधारात्मक उपायों पर चलती है। दुनिया में हमेशा रचनात्मक जो चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव चीज़ों से दुनिया चलती है। जो मानव सभ्यता है, मानव सभ्यता अगर हिंसा, उन्माद, विद्वेष, अपराध अगर इन चीज़ों से चलेगी तो मानव सभ्यता का विनाश हो जाएगा, पतन हो जाएगा, कभी सर्वाइव नहीं कर सकती है। और जो लोग इस तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हैं, वो एक बार आकलन करके ये देखें कि जिस तरह की उन्मादी पोस्टें आप डाल करके एक माहौल को ख़राब करने का प्रयास करते हैं, यही माहौल यदि आपके गांव में हो जाए कि आपकी पोस्ट के विरोध में आपके गांव के 10 लड़के आ जाए, उनके विरोध में फिर और 10 लड़के उसी गांव के आ जाए, और वहां आपस में तनाव, लड़ाई झगड़े, डंडा मार, गाली गलौज, गोली अगर हो जाए, तो आप देखिए गांव का क्या होगा। उस गांव में कई लोग मरेंगे, उस गांव में कई लोगों पे केस लगेंगे, गांव की महिलाएं विधवा होंगी, गांव के जो अर्थव्यवस्था ये बर्बाद हो जाएगी, सब लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे। तो हम लोगों को इस तरह की चीज़ें करने से बचना चाहिए। और मैंने ये देखा है कि ऐसे जो जिसको बोलते हैं ना अपरिपक्व, सेमी लिटरेट जो बच्चे हैं, या लोग भी हैं, बच्चे क्या, आप तो बड़े बड़े भी मैं देखता हूँ, और मेरे को बड़ा मतलब आश्चर्य होता है कि ऐसे इतना समय बदल गया। हम इस युग में आ गए, देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए, हमने इतनी भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई कि हमें क्या हर चीज़ पर प्रक्रिया देनी है। और कम से कम ऐसे मामले में जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते, आप जो फालतू में सनसनी और उन्माद फैलाने वाली जो पोस्टर डाल देते हो कि हम करेंगे रक्षा और वहाँ तक होगा कुछ, जाएंगे वहाँ, आप जा सकते हो कि अपने घर से निकल के? एक भी आदमी बता दे, एक भी आदमी अपने घर से निकल के जाके दिखा दे, नहीं जा सकते। तो भाई ऐसी पोस्ट क्यों डालते हो? हमें हमेशा अपनी भाषा, अपने विचारों की अभिव्यक्ति में इतना संयम बरतना चाहिए कि कौन से कार्य ऐसे हैं जो हमारे लिए करने योग्य है, जो हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहते हैं कि हम जाएंगे गांव, एक गरीब गांव में, और वहाँ के बच्चों को बांटेंगे 10,000 पेंसिल, तो ये काम हम कर सकते हैं, ये पोस्ट हम डाल सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे महाराष्ट्र, हम जाएंगे केरला, हम जाएंगे मध्य प्रदेश, वहाँ उनको सिखाएंगे सबक, क्या कर सकते हो आप? क्या है आप में साहस, या क्या है क्या आपको अनुमति है? क्या कानून और संविधान ने आपको ये इजाज़त दी है? नहीं दी है भाई। तो इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और जो लोग इस सेशन में हैं, वो लोग खास करके ये जो सारी चीज़ें हैं, देखो हमारे पास ऊर्जा के 2 ही रूप हैं, या तो पॉजिटिव एनर्जी या तो नेगेटिव एनर्जी। अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से, अगर हम सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से समाज के युवाओं को सही रास्ते पर, जिसमें वो 4-5 चीज़ों का ध्यान रखें, सबसे पहले अपनी पढ़ाई, दूसरा अपना स्वास्थ्य, तीसरा संस्कार जिसमें सबका सम्मान करना और परिवार की जिम्मेदारी उठाना, अगर ये 3-4 चीज़ें हम करें तो समाज बेहतर बनेगा। और अगर इस पॉजिटिव एनर्जी के बजाय अगर वो युवा उस ऊर्जा को नेगेटिव चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज में, हिंसात्मक पोस्ट डालने में, झगड़ों में, तो क्या होगा? क्या आप शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपकी शिक्षा आपकी उस सोच से बाधित होगी। दूसरा, आप क्या अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? क्या आपको नौकरी मिल पाएगी? जब शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो आपने शिक्षा खो दी, कैरियर खो दिया, और संस्कार, आपकी भाषा और ये आपकी चीज़ों से दिखाई दे रहे हैं। तो आपने शिक्षा खोई, कैरियर खोया और आपने संस्कार खो दिए, तो बचा क्या आपके व्यक्तित्व में? और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं समाज में, इस तरह के जो युवा, इस तरह के जो लोग होते हैं, वो निश्चित रूप से दूसरे के लिए कितना नुकसान करेंगे ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो सबसे बड़ा नुकसान अपना करते हैं। तो आप सभी लोग जो अभी 200 के आसपास लोग इस परिचर्चा में हैं, ये हमारी आप सब लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि ऐसी पोस्ट कोई डालता है तो उसको कहिए कि भाई तुमने ऐसी पोस्ट ये डाली है, उसका क्या आधार है, आप क्या चाहते हो, क्या आप कर सकते हो, आप हमें बताइए। आपने ये डाला कि कूच करेंगे, वहाँ जाके देंगे जवाब, क्या आप कूच करने के लिए तैयार हो? क्या आप जाओगे? बताइए कब चल रहे हैं, मैं अपने गांव से 10 लोग लेके चल रहा हूँ आपके साथ, गाड़ी लेके आ जाओ। आएगा नहीं वो, तो उसको फिर समझाइए कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीज़ें नहीं करनी चाहिए,
इस तरीके से क्या होता है कि जो पॉजिटिव एनर्जी, जो सकारात्मक ऊर्जा हम लगा रहे हैं कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ें, हमारे जो गरीब लोग हैं दिन भर मेहनत करते हैं, वो शिक्षा का मूल्य जानें, शिक्षा का महत्व समझें, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं। जिन लोगों के पास पैसे की कमी है वो लोग अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको लोग नेगेटिव एनर्जी के माध्यम से कम कर देते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो कोई भी समाज बहुत तेज़ी से अगर प्रोग्रेस करना चाहता है तो उसमें सकारात्मकता होनी चाहिए, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसमें जब ये नेगेटिव थॉट्स बार बार आएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया जितना लोगों का भला कर सकती है, मैंने ये देखा है कि उससे ज़्यादा लोगों का नुकसान करती है। और आप देखिए, गंभीरता गायब हो जाती है। एक सनसनी वाली पोस्ट आप डाल दीजिए तो उस सनसनी वाली पोस्ट पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आएंगी। ऐसा नहीं है, कभी कभार जो पॉजिटिव लोग हैं वो पॉजिटिव लोग भी उसके झांसे में आ जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो उस पर दूसरी पोस्ट करते हैं। तो एक एक्शन और एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, और ये जो श्रृंखला बनती है एक्शन रिएक्शन की, इसमें क्या होता है, हम अपने आप में ही, हमारा ही कोई भाई है, हमारा ही समाज का कोई व्यक्ति है, हम अपने ही लोगों के बीच में टकराव, गुटबाजी, वैमनस्यता, विद्वेष पैदा होता है। और हमको लड़ना किससे है? अशिक्षा से, गरीबी से। और हम लड़ किस में रहे? आपस में। और किस बात पर? बिना बात पर। हम लड़ाई किस पे कर रहे हैं? बिना बात पर। कोई बात ही नहीं, उसका आधार ही नहीं है। और आप देखना कि 4-6 दिन में ये भी चीज़ें शांत हो जाती हैं। जितनी सनसनी और चीज़ें उठती हैं, आपने देखा होगा कि 2-4-6 दिन बाद ये शांत हो जाती हैं। लेकिन इन 2-4-6 दिन में हम लोग जो गलत तरीके की पोस्टें डालते हैं, उन गलत तरीके की पोस्टों के माध्यम से हम आपस में कटुता, वैमनस्यता, गुटबाजी, विद्वेष, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, शत्रुता के भाव पैदा करते हैं। तो नुकसान किसका हुआ? हमारा आपस में, जो हमारा आपस का ताना बाना भाईचारा है वो खत्म होता है, वहाँ दिक्कत होती है। और वो जो घटना हुई या वो कोई पोस्ट हुई, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो 4 दिन बाद अपने आप खत्म हो जाती है। आपने देखा होगा कि 4-6 दिन में उसके बारे में चर्चा नहीं होती है। तो हम सभी लोगों को इन सब चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए, बचना चाहिए। और शिक्षा का, जैसे मैंने कल भी चर्चा की थी, शिक्षा का ये मतलब ही नहीं है, एजुकेशन का मतलब ही नहीं है डिग्री। डिग्री तो उसका एक क्राइटेरिया है, एक किसी क्वालिफिकेशन का। जैसे आपको आईएएस की तैयारी करनी है तो आपको यूपीएससी का एग्जाम पास करना है, या आपको बीए करनी है तो बीए की डिग्री लेनी है, वो एक क्राइटेरिया है। लेकिन वो एजुकेशन है ही नहीं, वो शिक्षा नहीं है। शिक्षा हम उसको बोलते हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में आमूल चूल परिवर्तन लेके आए। कैसे परिवर्तन? सकारात्मक परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? जिससे वो अच्छा मानव बने। ऐसे परिवर्तन जिसके माध्यम से वो मानव कल्याण, विश्व कल्याण की अवधारणा अपने मन में लेके आए, वो है एजुकेशन, वो शिक्षा नहीं है। और ऐसे लोग आपने अक्सर देखा होगा अनावश्यक तर्कों से, मतलब वो तर्क नहीं होते, जो आप अगर सनसनी वाली चीज़ों को तर्क के माध्यम से पेश करते हो तो वो बेसिकली कुतर्क होते हैं। वो कुतर्क होते हैं और उनका कोई बेस नहीं होता है। वो एक झगड़ालू प्रवृत्ति होती है जिसमें उनको झगड़ा करना है। आप उनको अगर कहेंगे कि भाई ये गलत है, आप इसको मत लिखिए, तो वो झगड़ा करेंगे, वो तमाम तर्क देंगे। अरे ये नहीं बचेगा तो कौन बचेगा, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, और हमें इसकी रक्षा करनी है। ये सब चीज़ें हम सब लोगों को बहुत गंभीरता करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए, और सदैव प्रयास करने चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को, हमारी जो समाज में बहुत सारे लोगों, बच्चों का, बहुत सारे गरीब लोगों के जीवन में जो अच्छाइयाँ आ सकती हैं, उस अच्छाइयों पर ये चीज़ें ब्रेक लगाती है, ग्रहण लगाती हैं। तो हमेशा हम लोग सतत प्रयत्नशील रहें कि इस तरह की जो शक्तियाँ हैं, इस तरह के जो विचार हैं, इस तरह के विचार और शक्तियाँ कभी भी सोसाइटी में हावी नहीं होने पाए। और उनसे बड़े प्यार से बात करिए और उनसे कहिए कि भाई चलिए, आपने ये लिखा है, आपने ये कहा है कि वहाँ कूच करेंगे, आप हमारे गांव में ट्रैक्टर या बस लेके आ जाइए, हम इतने लोग तैयार बैठे हैं। आप देखना 1 घंटे बाद वो कहेगा कि सर मैं नहीं आ रहा। तो ऐसे क्यों लिखते हो, ऐसा क्यों करते हो? इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग इन सब चीज़ों पर सतत गंभीर चिंतन मंथन करें। सभ्यता का विकास सृजन में है, ध्वंस में नहीं है। सिविलाइजेशन हमेशा जो सृजनशीलता है उससे बढ़ती है, कभी विनाशात्मक चीज़ों से नहीं बढ़ती है। और एक और जो चीज़ है जो कुछ लोगों के दिमाग में घुसी हुई है, उसको मैं यहाँ स्पष्ट कर दूँ। दुनिया में कोई धर्म श्रेष्ठ नहीं है, कोई धर्म निम्न नहीं है। दुनिया में कोई जाति श्रेष्ठ नहीं है, दुनिया में कोई जाति निम्न नहीं है। दुनिया में कोई देश श्रेष्ठ नहीं है, दुनिया में कोई देश निम्न नहीं है। दुनिया में कोई संस्कृति श्रेष्ठ नहीं है, दुनिया में कोई संस्कृति निम्न नहीं है। सबका अपना अपना दृष्टिकोण, अपना अपना परसेप्शन है। अगर हमारे अंदर ये हीनता बोध आ गया कि हम सबसे निम्न हैं,
तो भी खतरनाक है, और हमारे अंदर ये अहंकार आ गया कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं तो भी विनाशकारी है, तो भी ये बहुत गलत है। तो हम लोगों के अंदर श्रेष्ठता का दंभ और हीनता का बोध ये कभी नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठता का अगर दंभ आएगा तो भी हम विनाशकारी बनेंगे, हीनता का अगर बोध आ जाएगा तो भी हम विनाशकारी बनेंगे। इसलिए सभी का जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, देश, संस्कृति की सीमाओं से परे जाकर के सभी का सम्मान करें, सभी को मनुष्य के रूप में इस प्रकृति के द्वारा बनाई गई कृतियों के रूप में स्वीकार करें। सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरे हो सकता है मेरे विचार मेरे पिताजी से ना मिलें, मेरे बहुत सारे विचार मेरे पिताजी से नहीं मिलते, मेरे बहुत सारे विचार मेरे दादाजी से नहीं मिलते, लेकिन फिर भी हम लोगों के बीच में समन्वय है। आज मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूँ, मैं अपने दादाजी का सम्मान करता हूँ। विचारों में भिन्नता है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, मेरे जो खुद के विचार हैं पर्सनल, मेरे और मेरे पिताजी के विचारों में भिन्नता है, मेरे और मेरे दादाजी के विचारों में भिन्नता है। और तो मैं आपको बताऊं, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के विचारों में भिन्नता है, और होना चाहिए, ये स्वाभाविक है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने पिताजी का सम्मान करता हूं, मेरे पिताजी अपने पिताजी का सम्मान करते हैं, और मैं दोनों का सम्मान करता हूं। लेकिन दोनों ही मुझे स्नेह करते हैं। हमारे पिताजी और हमारे दादाजी में कई सारे विचारों पर भिन्नता है, उसके बावजूद भी हमारे दादाजी हमारे पिताजी को स्नेह करते हैं, हमारे पिताजी उनका सम्मान करते हैं। मेरे पिताजी में और मेरे विचारों में मतैक्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनका सम्मान करता हूं और वो मुझे स्नेह करते हैं। यही खूबसूरती है, विश्व की, दुनिया की यही खूबसूरती है। तमाम चीज़ों में मत भिन्नता होना, तमाम चीज़ों में अलग अलग दृष्टिकोण होना, ये सब आवश्यक है, ये होता है, स्वाभाविक है। किसी को गुलाब का फूल पसंद है, किसी को कमल का फूल पसंद है, किसी को चमेली का फूल पसंद है। ये प्रकृति है, ये स्वभाव है। प्रकृति को जो हम बोलते हैं नेचर, ये हमारे अंदर समाहित है। इसलिए हम सभी लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत संयम पूर्वक, बहुत धैर्य पूर्वक, बहुत आराम पूर्वक, बहुत शांत मन से, शांत भाव से सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। आपने शायद कबीर का एक दोहा सुना होगा, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी क्या कहते हैं कि जब हम ये सोचते हैं कि फला आदमी बुरा है, फला धर्म बुरा है, फला संस्कृति बुरी है, फला देश बुरा है, तो कबीर जी ने वही तो इंगित किया है कि बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा ना कोई। अगर हम अपने अंतर मन में झांक लें तो हम पाएंगे कि हमसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं है। हम अगर अपनी गलतियों के ऊपर मूल्यांकन करें तो हमें लगेगा कि हम भी अच्छे नहीं हैं, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी दृष्टिकोण के माध्यम से, इसी सोच के माध्यम से हम लोगों को चलना चाहिए। और यदि हम लोग अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें, अपने अंदर से अगर सकारात्मक हैं, अपने हृदय के अंदर अगर दूसरों के प्रति करुणा है, दूसरों के प्रति दया भाव है, दूसरों के प्रति सम्मान है, तो आप ये मान के चलिए कि प्रकृति आपको वैसा ही बनाएगी, प्रकृति आपको वैसा ही वापस भी करेगी जैसा आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं दुनिया में अच्छा करूँगा, दुनिया के लोगों का भला करूँगा, सबसे प्रेम करूँगा, सबके साथ करुणा है, गरीब और असहाय लोगों की सहायता करूँगा, तो प्रकृति आपको वैसा ही लौटा के देगी, प्रकृति आपको उसी के सक्षम बनाएगी। और आप अगर ये सोचें कि मैं जो है किसी का नुकसान करूँगा, हिंसा करूँगा, तो कोई आपके साथ भी वही करेगा। इसलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से, शांत भाव से विचार करते रहना चाहिए। खैर, न्याय की बात चल रही थी और न्याय के ऊपर ये विषय आ गया। आगे हम लोग आते हैं बजट के बारे में। थोड़ा सा लंबी चर्चा हो गई और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेगी। और अध्ययन करिए, पढ़िए, किताबों को पढ़िए। किताबें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं, समझाती हैं। मेरे पास जो काम है, सरकार के इतने सारे काम होते हैं, तमाम आपको पता है भारत सरकार में कितने काम होते हैं। उन सब कामों को करने के बाद भी मैं 2-4 घंटे डेली पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ, कहीं किताब से, कहीं इंटरनेट से, कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। तो जब हम स्वाध्याय में अगर जाएंगे, किताबें पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी जो कमजोरियां हैं, बहुत सारी अज्ञानताएं बाहर होंगी। हमें दुनिया के बारे में निरंतर रोजाना नई नई जानकारियां मिलेगी, नए नए हम सोचेंगे। तो ये जो एवोल्यूशन है, ये जो मनुष्य का उद्विकास है, ये निरंतर होते रहना चाहिए। तो हम लोगों को जो इस सब फालतू चीज़ों के लिए समय भी नहीं मिलेगा। जो कुछ लोग समाज के जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके जो सनसनी और उन्माद वाली चीज़ें करते हैं, यदि आप शारीरिक श्रम करते हैं और मानसिक श्रम करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो आपको ये खुरापाती या तो विचार नहीं आएंगे या फिर आपको समय नहीं मिलेगा। तो हम सभी लोग इन चीज़ों का ध्यान रखें। आगे हम बढ़ते हैं
और अब हम चर्चा करेंगे राज्य सरकारों के बजट के बारे में कि राज्य विधानमंडल किस तरीके से बजट की प्रक्रिया अपनाता है और बजट को की प्रोसेस क्या है संविधान में। संविधान का अनुच्छेद 202 आर्टिकल 202 राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में जानकारी देता है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो ये है संविधान का अनुच्छेद 202, यानी प्रत्येक राज्यपाल अपने राज्य के विधानमंडलों के समक्ष उस राज्य की वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा, जिसमें आय और व्यय का प्राकल्पित ब्यौरा होगा। क्लियर, सिंपल है। उसकी व्याख्या हम लोग ऑलरेडी पहले से ही कर चुके हैं। आगे हम आते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राकलनों के संबंध में क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, मैं उसकी व्याख्या भी आपसे करूँगा आगे। इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियाँ, यानी भारत की संचित निधि से अगर कुछ खर्च करना है तो उसके लिए जो अनुमान है वो इसमें रहेंगे। राज्य की संचित निधि और राज्य की संचित निधि से किए जाने वाले अन्य जो व्यय हैं उन सबके संबंध का जो ब्यौरा है वो सारा का सारा हमें इसमें देखने को मिलेगा। क्लियर। उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि विधानमंडल में प्राकलनों के संबंध में क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। जो हमारे विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल को हम बोलते हैं लेजिस्लेचर। तो हमारी जो विधानसभाएं और विधान परिषद होती हैं, उन विधानसभा या विधान परिषदों में जो हमारे अनुमान होते हैं खर्चों के, उसके संबंध में क्या क्या प्रक्रिया है। सिंपल है, जो अनुमान है यानी जिसको बोलते हैं प्राकलन, में जितने भी प्राकलन यानी जितने भी अनुमान हैं खर्चों के राज्य की संचित निधि पर भारित हों, विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। मतलब मान लीजिए किसी राज्य को संचित निधि से ये खर्चे करने हैं कि भाई ये अनुमान है हमारे, इन अनुमानों का हमको बजट में लेना है, तो वो राज्य की विधानसभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे। बहुत साधारण सा प्रावधान है और इस प्रावधानों के माध्यम से हमें राज्य की बजटरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम आते हैं संविधान का अनुच्छेद 204 आर्टिकल 204। आर्टिकल 204 हमको बताता है विनियोग विधेयक। आप सभी लोगों को याद आ गया होगा, विनियोग विधेयक को हम लोग बोलते हैं एप्रोप्रिएशन बिल। विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल। जिन लोगों ने संविधान के बारे में जब हमने शुरुआती चर्चा की थी, तो शुरुआती चर्चा में हम लोगों ने संसद के बारे में चर्चा की थी और संसद कैसे बजट बनाती है वो भी हमने चर्चा देखी थी। तो हमने यह भी देखा था कि अगर संचित निधि से कोई भी खर्चा अगर करना हो, मान लीजिए, तो उस खर्चे को करने के लिए हमें बिना संसद की अनुमति के नहीं कर सकते। संसद से अगर भारत की संचित निधि से कोई धनराशि खर्च करनी है तो संसद ही उसकी स्वीकृति देगा, बिना उसकी स्वीकृति के हम नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार से राज्य की संचित निधि होती है। तो राज्य की संचित निधि से अगर कोई भी खर्चा करना है तो उस संचित निधि से खर्चा करने के लिए राज्य के विधानमंडल की अनुमति आवश्यक है और राज्य के विधानमंडल की अनुमति के लिए कोई ना कोई हमको बिल लेके आना पड़ता है और बिल रखा जाएगा राज्य के विधानमंडलों में और फिर राज्य का विधानमंडल उस बिल की स्वीकृति दे देगा, तब जाकर के ही हम राज्य की संचित निधि से कोई भी खर्चे कर सकते हैं। तो ऐसा बिल जो राज्य की संचित निधि से खर्चा करने की परमिशन विधानमंडल को देता है, ऐसे बिल को या कहा जाता है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। सेम है बिल्कुल, जो केंद्र में है वही राज्य में है। इसलिए जिन लोगों ने संविधान पर पुरानी चर्चाओं को बहुत गौर से सुना है, उनके लिए विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में कोई बहुत समस्या नहीं होगी। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बड़े आराम से उसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 205, संविधान का अनुच्छेद 205। 205 में है अनुपूरक मांगे, अतिरिक्त और अधिक अनुदान। अगर मान लीजिए किसी में कमी पड़ गई है तो उसके लिए अनुपूरक मांगा जाता है, अतिरिक्त अनुदान मांगा जाता है, अधिक अनुदान मांगा जाता है। ये मांगे हैं किसी भी मंत्रालय के द्वारा। अगर किसी मंत्रालय को कहा कि तुमको हमने 100 रुपये दिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई मंत्रालय को कहा कि ये 100 रुपये तुम्हारे पास है, खर्चा करो, तो 100 रुपये सिंचाई मंत्रालय ने कहा कि साहब हमारे लिए तो कम पड़ गए, हमें तो ये 90, हमें तो जो है 110 चाहिए। तो वो 110 के लिए जो मांगे करता है वो अतिरिक्त अनुदानों के रूप में या अधिक अनुदानों के रूप में मांगे कर सकता है। क्लियर। उसके बाद आता है अनुच्छेद 206
जिसमें लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवाद अनुदान वो सेम है केंद्र की तरह। आप लोग पढ़ लेना प्लीज एक बार, क्योंकि वर्ड थोड़े से टफ है। वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट्स, तो जैसा मैंने पहले भी चर्चा की हुई थी पुराने वीडियोज में, आप देख लेना सेम वही है। यहाँ पर केवल आर्टिकल चेंज हुआ है, आर्टिकल 206 है, वहाँ पर आई थिंक आर्टिकल 120-21 के आसपास वो हमने चर्चा की थी। आप पुराने वाले वीडियोज में हमने जहाँ बजट की चर्चा की थी, केंद्रीय बजट की, वहाँ आपको यह सारे चीज़ें मिल जाएंगी। वोट ऑन अकाउंट में आपको फिर से समझा देता हूँ। लेखानुदान क्या मतलब होता है कि जैसे बजट फरवरी या मार्च में आ गया, बजट फरवरी या मार्च में आ गया, तो फरवरी मार्च का बजट अगला साल शुरू होता है भारत में अप्रैल से। जो भारत में फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च तक चलता है। तो उस दौरान बजट को पास होने में कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं, अनुदान की मांगें पास होती हैं और उसके बाद ही बजट पास होता है। तो उस दौरान अगर खर्चा करना हो तो उस दौरान जो खर्चा करना है उसके लिए एक वोट ऑन अकाउंट प्रस्तुत किया जाता है, और संसद जब सहमति दे देती है तो वोट ऑन अकाउंट से जो पैसा निकाल करके वो जरूरी खर्चे उस समय के लिए किए जाते हैं, चलाए जाते हैं। वोट ऑन अकाउंट केवल खर्चों के लिए होता है, यानी राज्य की संचित निधि से जो खर्चे करने हैं उस समय जो 2-3 महीने का जो गैप है पूरी तरीके से बजट को पास होने में, उस समय जो खर्चे होंगे उसको चलाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं लेखानुदान। पुराने वीडियोज में जाकर के आप इनकी टेक्निकल डेफिनेशन मैंने सबकी पहले ही बताई हुई है, एक एक वर्ड की, आप चाहें तो वो वहाँ से देख सकते हैं। वित्त विधेयक के बारे में उपबंध, जैसा मैंने कहा कि वित्त विधेयक का उपबंध यही है कि वो राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, और उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा प्रोविज़न नहीं है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इसमें जो प्रोविज़न है वो क्या क्या है। स्पेशल प्रोविज़न एज टू फाइनेंशियल बिल्स, जो वित्त विधेयक है उसके बारे में स्पेशल प्रोविज़न क्या है। आर्टिकल 207 अनुच्छेद 199 के खंड 1 के उपखंड ए से उपखंड एफ में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक का संशोधन राज्यपाल की सिफारिश, तो जो वित्त विधेयक है वो राज्यपाल की सिफारिश से ही आएगा, और वो विधान परिषद में नहीं आएगा, केवल विधानसभा में आएगा। ठीक है। दूसरा, कोई विधेयक या संशोधन कोई भी विधेयक अधिनियमित और प्रवृत्त किए जाने पर राज्य की संचित निधि से व्यय करना पड़ेगा। वह विधेयक राज्य के विधानमंडल के किसी सदन द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा विचार करने के लिए राज्यपाल ने सिफारिश नहीं की हो। तो वित्त विधेयक के संबंध में एक सिंपल सा ये प्रोविजन है कि वो राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर ही आएगा, पूर्व अनुमति से ही आएगा। बाकी प्रोविजन वही है, और जो ये सारे विधेयक, चाहे वित्त विधेयक है चाहे धन विधेयक है, केवल आर्टिकल चेंज हुए, अनुच्छेद, बाकी सारी की सारी प्रक्रियाएं वही हैं। तो आप सभी लोग यदि चाहें, सभी लोग चाहें तो पुराने वाले जो बजट है उसके अगर सेशन को देख लेंगे तो, क्योंकि फिर इसमें समझ आएगा, हम दोबारा से प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान अगर इनकी चर्चा करेंगे तो वो शब्दावली है, केवल उसकी व्याख्या ही है और कुछ भी नहीं है। तो वो हम अगर चाहें तो पुराने वाले उससे देख सकते हैं। और वैसे मैं आपसे सब लोगों से ये कहूँगा कि आप लोग खुद अगर उसको पढ़ लें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, क्योंकि थोड़ी सी शब्दावली कठिन है, आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर। और अब उसके बाद हम 206, 207 और उसके बाद नियम बनाने की प्रक्रिया है। कुछ अनुच्छेद हम लोग और करते हैं। एक बार मुझे समय बता दीजिए आप, ये टाइम क्या हुआ है, और समय यदि हमारे पास है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत की थी। नहीं, आज के लिए मुझे लगा पर्याप्त है। आज हम लोगों ने संविधान के आर्टिकल 194 से शुरुआत की थी, 206 तक आ गए हम लोग। तो 13 आर्टिकल हमने किए हैं। तो मुझे लगता है कि 13 आर्टिकल बहुत है आज के एक दिन के लिए हम लोग, क्योंकि आगे अगर आर्टिकल करेंगे तो हम काफ़ी, फिर 4-5 आर्टिकल हैं एक साथ, तो फिर वो बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो सकता है। और जो चीज़ें हमने अब तक डिस्कस की हैं वो शायद 849 हो रहा है। हाँ ठीक है, फिर आज इतना ही रखेंगे, और कविता जो है अंत में हम लोग कविता की तरफ जाएंगे। सो आज हम लोग इतना ही करेंगे। और 13 आर्टिकल में से अधिकांश जो आर्टिकल है, मैं आपको एक बार रिवाइज कर दूं कि क्या क्या हमने जो चीज़ें सीखी है अभी, तो आपको एक बार सारी चीज़ें याद आ जाएगी कि जो चर्चा हमने की है अभी पिछले 1.5 घंटे में, उसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की थी संविधान के अनुच्छेद 194 से। तो 194 में हमने कहा था कि जो विधानमंडल के जो सदन हैं, उन सदनों में जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, उनके क्या विशेषाधिकार है।
तो पहला तो है कि वो अपने दोनों सदनों में जाकर के बोल सकते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की उनको अधिकार है। दूसरा अधिकार ये है कि उन्होंने संसद में, सदन में क्या बोला, विधानसभा में क्या बोला, विधान परिषद में क्या बोला, उसको किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। दूसरा, उनके जो वेतन भत्ते हैं, वो वेतन और भत्ते जो विधानसभा या विधानमंडल तय करेगा उन नियमों के तहत होंगे। उसके बाद हमने आगे देखा था कि विधेयक किस तरीके से स्थापित किए जाते हैं, और धन विधेयक और वित्त विधेयकों को छोड़ करके विधेयक किसी भी, अगर 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो दोनों में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और अगर 1 सदन है तो विधानमंडल में जाएगा। उसके बाद हमने कार्रवाई देखी थी कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में 3 महीने के लिए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए उसको संरक्षित कर लेना, अनुमति देना, ये सारी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। उसके बाद हमने धन विधेयक देखा था कि धन विधेयक केवल विधानसभा में जाएगा, और उसके बाद हमने यह भी चर्चा की थी कि धन विधेयक केवल 14 दिन के लिए विधान परिषद उसको रोक सकती है। उसके अलावा हम लोगों ने चर्चा की थी कि वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का जो बजट है और बजट के संबंध में जो लेखानुदान है, प्रत्यानुदान है, विनियोग विधेयक है, इसकी हम लोगों ने चर्चा की थी, और जो मांगे हैं उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। और उसके बाद वित्त विधेयक के बारे में ये उपमन थे कि वो राज्यपाल की बिना अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ये सारी चर्चा हम लोगों ने कंप्लीट की आज के बारे में 13 आर्टिकल्स के माध्यम से। अब अगर कोई सवाल है, देखिए बीच में क्या है, परिचर्चा में जो एक रिदम बना होता है उस समय मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पाता हूं, क्योंकि उस समय हम लोग फोकस किए होते हैं कि एक एक आर्टिकल आपकी समझ में आए, इसलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ता हूं। अब जो अगर कोई सवाल आपके हैं तो उसका जवाब हम लोग दे देंगे। मनीष राजपूत ने सवाल कहा है कि सर, विधान परिषद और विधानसभा में क्या अंतर होता है? और विधानसभा में अंतर ये होता है कि भारत में व्यवस्था की गई है कि आमतौर पर जो राज्यों का विधानमंडल है वो 2 सदनों का हो सकता है, विधानसभा और विधान परिषद का, लेकिन अधिकांश राज्यों में केवल विधानसभा है, विधान परिषद कुछ ही राज्यों में है। जो विधानसभा होती हैं वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा जो चुन करके जाते हैं, MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिनको हम लोग विधायक बोलते हैं, उनसे मिलके बनी होती हैं, और प्रत्येक राज्य में मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 लोग हो सकते हैं विधानसभा में। और जो विधान परिषद हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पुराने वीडियोज में कर चुके हैं। उसमें मैक्सिमम उस राज्य की कुल विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 या मिनिमम 40 मेंबर्स होंगे। आमतौर पर राज्यों में 1 सदनी व्यवस्था है, केवल कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 2 सदनी व्यवस्था की गई है। तो ये विधानसभा और विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ऐसे ही है जैसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। तो मुझे लगता है मनीष राजपूत को उसका आंसर मिल गया होगा। आगे अगर कोई किसी का सवाल है तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। अगर इस पर चर्चा में कोई भी गलत व्यक्ति जुड़ता है तो उसको इमीडिएटली आप लोग, जिसने भी इनवाइट किया है, उसको तुरंत आप फेसबुक पेज से रिमूव कर सकते हैं। अमन कुमार राजपूत का सवाल है कि सर जी, क्या हर पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षित हो सकता है? शिक्षा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। शिक्षा एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और शिक्षा का मतलब ये होता है कि सही और गलत को समझने की क्षमता जब आ जाती है तब हम शिक्षा मानते हैं। तो जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षित हो। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऋषि मुनि होते हैं, जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी, पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत शिक्षित थे, वेल एजुकेटेड थे वो। तो पढ़ाई लिखाई औपचारिक है, डिग्री, लेकिन जो शिक्षा है वो शिक्षा आपके आत्मचिंतन से आ सकती है, आपको बहुत सारे तरीकों से प्राप्त हो सकती है। क्लियर? और कोई यदि किसी का क्वेश्चन रहता है तो आप उसको क्वेश्चन को डाल सकते हैं। और ये ध्यान रखना, ये पेज जो है बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा के लिए। इसमें किसी भी ऐसे लोगों को इनवाइट मत करना जो कहीं से भी नेगेटिव या भाषा की मर्यादा का पालन ना करते हो। आप लोग अगर कभी ऐसे व्यक्तियों को इस पेज पर इनवाइट करते हैं तो उनको इमीडिएटली वहाँ से हटा दीजिए प्लीज़, जिसको भी ये संज्ञान में आता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस पेज की सार्थकता एक बड़ी लाइब्रेरी या बड़ी यूनिवर्सिटी की तरह हो, और हम सब लोग मिलकर के इस पर एजुकेशन की बहुत सारी बातें कर पाएँ जो आमतौर पर लोग विश्वविद्यालय या किसी बड़े लाइब्रेरी में जाके कर सकते हैं। MLC भी अपनी निधि से काम
कराया जा सकता है प्रदेश में। शिवशंकर राजपूत का सवाल है, क्या एमएलसी भी अपनी निधि से? बिल्कुल, एमएलसी और एमएलए दोनों ही विधायक कहलाते हैं और दोनों को ही निधि मिलती है और दोनों ही अपनी निधि से विकास कार्य करा सकते हैं पूरे प्रदेश में। विधायक आमतौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र में और एमएलसी पूरे प्रदेश में कहीं भी। यूपी पीसीएस पर सेशन कब लेना है सर? किसी एक बच्चे का कहना है कि यूपी पीसीएस यूपीएससी आईएएस के बारे में सेशन, तो मुझे लगता है किसी दिन रविवार को हम लोग एक बड़ा सेशन केवल आईएएस के ऊपर लेंगे कि आईएएस होता क्या है, तैयारी कैसे करते हैं, यूपीएससी में क्या क्या आता है, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। अच्छा, एक और जो चीज़ है, मैं आप सभी लोगों को एक और जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि खास करके जो लक्ष्य के स्वयंसेवक हैं उनसे है कि अभी जो है हमारे गांव में, आप में से ज़्यादातर लोग गांव से संबंध रखते हैं और गांव में गेहूं की फसल की कटाई चल रही है इस समय। तो आपको पता है कि कोरोना लॉकडाउन में बहुत सारी समस्याओं का लोगों ने सामना किया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जगह जगह फंस गए हैं। बहुत सारे मजदूर अपने घर तक आ गए थे और उनको गाँव में मजदूरी मिल गई है, तो उससे वो अपना पेट भर लेंगे। लेकिन बहुत सारे मजदूर लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में, मुंबई में, सूरत में, पंजाब में फंसे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के, और जिनके गांव में खेत नहीं है, जिनके पास, किसी के पास 1 बीघा है, किसी के पास और कम है। तो मेरा आप सभी लोगों से जो इस परिचर्चा में है उन सभी लोगों से निवेदन है, और ख़ास करके लक्ष्य के सभी स्वयंसेवकों से, कि आप सभी लोग लक्ष्य के माध्यम से ऐसे परिवारों में, जो परिवारों के मुखिया, उस परिवार का पुरुष सदस्य मजदूरी करने पंजाब या दिल्ली या गुजरात या मुंबई गया है, तो वो अगर वहाँ फंस गया है और उसकी फैमिली में उसकी पत्नी, उसके बच्चे हैं और उनके पास खेत नहीं है, उन लोगों के पास खाद्यान्न की समस्या हो सकती है। तो लक्ष्य की जो सभी स्वयंसेवक हैं अपनी अपनी जिला इकाइयों के माध्यम से गेहूं कलेक्शन कार्य करें और सबसे दान के रूप में थोड़ा थोड़ा गेहूं लेकर के उन परिवारों को जरूर पहुंचाते हैं जिन परिवारों के पुरुष सदस्य जो मजदूर हैं, भूमिहीन हैं और जो बाहर फंसे हुए हैं, उनके परिवार में केवल महिलाएं और बच्चे हैं। तो लक्ष्य के लोग इस काम को जरूर करें। और ऐसे में क्योंकि गेहूं की कटाई हो रही है तो पर्याप्त मात्रा में गेहूं आपको अन्न के रूप में मिल जाएगा। तो आप सभी लोग अन्नदान का संकल्प जरूर लें। सभी लक्ष्य के स्वयंसेवक जगह जगह जा कर के ऐसे लोगों को ढूंढें। आप लोग, क्योंकि मूवमेंट तो है नहीं लॉकडाउन की वजह से, लेकिन आपको गांव में पता चल जाएगा कि भाई इस गांव में ये लोग हैं, तो गांव में फ़ोन करके उन लोगों के माध्यम से कुछ अनाज ऐसे लोगों को, क्योंकि इस समय आसानी से अनाज उपलब्ध भी है और अनाज इस समय आपको आराम से आप परचेज कर सकते हैं, उसको खरीद सकते हैं। तो जो लक्ष्य के जितने भी स्वयंसेवक हैं इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आप में से जो लोग लक्ष्य में नहीं भी हैं, वो लोग भी यदि चाहें तो आप सब लोग भी समर्थ जो लोग हैं, सामर्थ्यवान लोग, ऐसे परिवारों को गांव में ऐसे लोगों को ढूंढें जिनके पास अगर भोजन की, कम से कम भोजन की समस्या का उनको सामना ना करना पड़े। तो हम सब लोग मिलकर के कम से कम अपनी क्षमताओं के अनुसार गांव में किसी भी किसान से लेकर के वो थोड़ा थोड़ा अगर अनाज उनको दे दें, हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने तक भी उनके परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं वो बाहर फंसे रहे। तो इसका हम लोग जरूर प्रयास करें। और ये इस समय बहुत सस्ता उपलब्ध है, बहुत आसानी से उपलब्ध है। अगर गेहूं का सीजन नहीं होता तो आपको गेहूं परचेज करने में ढूंढना पड़ता है किस किसान के पास गेहूं है, लेकिन इस समय हर किसान की थ्रेशिंग हो रही है, कटाई हो रही है। तो आप अगर चाहें तो कहीं भी जो है 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो गेहूँ अगर एक एक परिवार को हम लोग दे दें लक्ष्य के, तो इससे एक मानवता का भला होगा। जिनके पति या जिनके परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं बाहर मजदूरी करने गए हैं और वो लोग लौट के नहीं आ पाए हैं, और अभी क्योंकि ऑलरेडी 1 महीना हो चुका है, आगे हो सकता है और समय लगे, तो ऐसे में उनको कम से कम दिक्कत, और इस छोटी सी सहायता से उनको ये भरोसा हो जाएगा कि हमारे ऊपर अगर कोई विपत्ति आएगी तो लोग हमारी मदद करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। और जैसा हमने देखा है कि आजकल हम लोगों के खर्चे बहुत बच गए हैं। हमारे कितने खर्चे हैं, हम लोग मॉल नहीं जा रहे, जो लोग शहरों में रहते हैं हम लोग रेस्टोरेंट नहीं जा रहे हैं, हम लोग मूवी देखने नहीं जा रहे हैं, हम लोग बाहर फालतू की चीज़ों, तो हमारे खुद के खर्चे बहुत कम हो रहे हैं, तो कम बच रही है। हम अपने घरों में रह करके कम खर्चे में काम चला रहे हैं। तो जो हमारी जो सेविंग है, जो प्रकृति के इस प्रकोप के कारण अनायासी हो रही है, अगर हम उसी बचत में से मान लीजिए 100, 200, 500 रुपये निकाल करके भी अगर किसी की मदद कर दें, गेहूँ मुझे लगता है कितने रुपए किलो होगा, 20 रुपये किलो गेहूँ आराम से, इससे ज़्यादा रेट नहीं होगा गेहूँ का। तो 20 रुपये किलो अगर हम लेते हैं
तो 10 किलो गेहूँ 200 रुपये का, 15 किलो गेहूँ 300 रुपये का। तो अगर 300 रुपये का 15 किलो गेहूँ लेके हमने किसी एक परिवार को दे दिया जिसमें 2-4 महिलाएं बच्चे हैं, तो हो सकता है कि वो बेचारे 15-20 दिन या 1 महीने तक उनका काम चल जाए। तो ये जो छोटी छोटी मददें हैं, 500 रुपये के गेहूँ खरीद के दे दिया किसी को, और ये प्रत्येक लक्ष्य का स्वयंसेवक तो कर सकता है आराम से, क्योंकि लक्ष्य में जितने स्वयंसेवक हैं सभी सक्षम हैं, और बाकी भी समाज में बहुत सारे लोग हैं ऐसे कार्य कर सकते हैं। और इसके लिए हमें पूरे ज़िले में कहीं घूम के सर्वे नहीं करना है, केवल हम फ़ोन करके पता करें कि भैया आपके गांव में क्या ऐसा कोई परिवार है। आपको 2-4 ही परिवार ऐसे मिलेंगे, क्योंकि गांव में खेती सबके पास होती है, लेकिन 2-4 परिवार जरूर होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, जिनके परिवार के सदस्य दिल्ली, नोएडा, बम्बई, सूरत, गुजरात में जाके कोई छोटे मोटा काम धंधा नौकरी करने गए होते हैं। तो मानव इस संकट की घड़ी में हम मानवता का सबसे अच्छा परिचय दे सकते हैं। कई बार लोग ये पूछते हैं ना कि भैया हमको समाज सेवा करनी है, हमको समाज को आगे बढ़ाना है, कैसे करें? ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, हमेशा सब लोगों के सामने सब दिखता है, बस हमें अपने अंदर का भाव मजबूत करना होता है कि हम ऐसा काम करें। तो ये हमारे पास हजारों तरीके होते हैं जिसके माध्यम से हम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा सा अगर हम करें, एक व्यक्ति अगर एक परिवार की मदद करे, एक व्यक्ति मदद भी करेगा, 200, 300, 400 रुपये का अगर उसको अन्न खरीद के दे देगा, तो हम देखते हैं कि एक एक गांव में जितने भी लोग हैं सबकी मदद हो जाएगी। और इस तरीके से हम व्यापक स्तर पर 2-2, 3-3 महीने जो आने वाले हैं, उस आने वाले संकटों में ऐसे परिवारों को राहत दे पाएंगे। और हमेशा सरकारों की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, मनुष्य होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी होती है। हम लोग अपने भाइयों की मदद करते हैं, अपने परिवार के लोगों की मदद करते हैं, तो पूरा का पूरा जो गांव है, वो गांव उस गांव में रहने वाले गरीबों को अपने परिवार का सदस्य अगर मान लेगा, तो शायद किसी को दिक्कत नहीं होगी। और हमें बार बार सरकार को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं होगी, पुलिस के साथ उस गांव में खाना नहीं है, उस गांव में लोगों के पास अन्न नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हम लोगों को निरंतर करते रहनी चाहिए। और गाँव में ये करना बहुत आसान है। शहरों की व्यवस्था के लिए प्रशासन रहता है, क्योंकि शहरों में दिक्कतें होती हैं और शहरों में सरकार को ज़्यादा इंतजाम करने होते हैं, शहरों की सारी मशीनरियाँ इस कार्य के लिए लगी होती है। क्लियर? सो चलिए अब हम लोग आते हैं कविता की तरफ। और आज की जो कविता है किस किस ने भेजी है मैं ज़रा देखता हूँ। काफ़ी कविताएं आज हमारे पास आई हुई हैं और कुछ कविताएं हम लोग पढ़ेंगे सेशन के अंत में। इंदर सिंह जी की कविता आई है हमारे साथ। इंदर सिंह जी हैं भिंड ग्वालियर से। और बहुत अच्छी कविता है इंदर सिंह जी की, स्वामी ब्रह्मानंद जी। और उस कविता में आप स्वामी ब्रह्मानंद जी और शिक्षा के ऊपर है। इंदर सिंह लोधी जी ने हमारे, शायद इंदर सिंह जी इस परिचर्चा में हैं और बहुत ही सुंदर कविता है। उस कविता को हम आपके बीच में रखते हैं और जिनके सवाल छूट गए अब उनको हम लोग बाद में कमेंट के माध्यम से आंसर दे देंगे। कविता को शुरू किया जाए, आप सब लोगों की अनुमति हो तो, क्योंकि काफ़ी हमारा सेशन भी 9 बजे से ऊपर निकल गया है। तो हम लोग कविता आरंभ करते हैं। कविता का विचार है, माँ मुझको शिक्षा दे दे, माँ मुझको शिक्षा दे दे। ये इंदर सिंह जी ने हमारे बीच में कविता भेजी है। और कविता क्या है? माँ मुझको शिक्षा दे दे, ब्रह्मानंद बन जाऊं। माँ मुझको शिक्षा दे दे, मैं ब्रह्मानंद बन जाऊं। ब्रह्मानंद बन करके अध्यात्म की शिक्षा का पाठ पढ़ाऊं। माँ मुझको शिक्षा दे दे, मैं ब्रह्मानंद बन जाऊं। ब्रह्मानंद बन के अध्यात्म की शिक्षा का पाठ पढ़ाऊं। माँ मुझको शिक्षा दे दे, ब्रह्मानंद बन के स्कूल कॉलेज खुलवाऊं। माँ मुझको शिक्षा दे दे, मैं ब्रह्मानंद बन जाऊं। ब्रह्मानंद बन करके स्कूल कॉलेज खुलवाऊं। उसके बाद माँ मुझको शिक्षा दे दे, मैं ब्रह्मानंद बन जाऊं। ब्रह्मानंद बन के ज्ञान की ज्योत जगाऊं। ब्रह्मानंद बन के ज्ञान की ज्योत जगाऊं। माँ मुझको शिक्षा दे दे, मैं ब्रह्मानंद बन जाऊं। ब्रह्मानंद बन के दारू, मृतक, भोज, दहेज सब व्यसनों को दूर कराऊं।
दारू, मृतक भोज, दहेज सब व्यसनों को दूर कराऊं। माँ मुझको शिक्षा दे दे, मैं ब्रह्मानंद बन जाऊं। ब्रह्मानंद बन के साधु संत और गौ रक्षा में प्रण लगाऊं। माँ मुझको शिक्षा दे दे, मैं ब्रह्मानंद बन जाऊं। ब्रह्मानंद बन के संसद में जाऊं, संसद में जाके सेवा का सच्चा पाठ पढ़ाऊं। सच्चा पाठ पढ़ाकर रोधीमान बढ़ाना है। माँ मुझको शिक्षा दे दे, मैं ब्रह्मानंद बन जाऊं। माँ मुझको शिक्षा दे दे, मैं ब्रह्मानंद बन जाऊं। ब्रह्मानंद बन के सबको मानवता सिखलाऊं। माँ मुझको शिक्षा दे दे। मेरा भी नाम लिख दिया है इन्होंने, इंदर सिंह जी ने, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। माँ मुझको शिक्षा दे दे, मैं शिक्षा का कारवां यूं ही बढ़ाऊं। बहुत सुंदर कविता इंदर सिंह जी की। और भी कविताएं हमें मिली हैं और आप सभी लोग निरंतर ये कविताएं भेजते रहिए। जितनी कविताएं हमारे पास आती रहेंगी। और आप लोग जो है, एक कविता और है, लोधी लाला भैया सिंह जूनियर इंजीनियर हैं मध्य प्रदेश बिजली विभाग में। लोधी लाला भैया सिंह ये जूनियर इंजीनियर हैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में, और उनकी एक कविता भी हम लोग पढ़ेंगे आपके बीच में। और मैं आप सब लोगों से एक निवेदन ये करूँगा कि जब कभी आप कविताएं भेजें तो उस कविता को कागज़ पर लिख करके आप व्हाट्सएप पे लिखें अपने हाथ से, तो फिर उसकी भाषा बड़ी आसान हो जाती है पढ़ने के लिए। तो लोधी लाला भैया सिंह की कविता आगे सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता के ऊपर है, सोशल हार्मनी। और क्या है उनकी कविता? लोधी लाला भैया सिंह इंजीनियर हैं आप मध्य प्रदेश बिजली विभाग में, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में इंजीनियर हैं। उनकी कविता है ये। हमारे बीच में कल एयरफोर्स के एक जवान थे कृष्ण गोपाल लोधी, उनकी कविता थी। आज देखिए इंदर सिंह जी की कविता आई है। और अभी एक इंजीनियर है हमारे, वो है हमारे लोधी लाला भैया सिंह जूनियर इंजीनियर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल। तो उनकी कविता है, कविता क्या है? सामाजिक समरसता, जिसकी चर्चा हम लोगों ने अपने सेशन के बीच में की थी। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होने का अभिमान होना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होने का अभिमान होना चाहिए। खुशी बांटो हरदम, खुशी बांटो हरदम, और हर पर्व का सम्मान होना चाहिए। बहुत सुंदर लाइन है। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होने का अभिमान होना चाहिए। खुशी बांटो हरदम और हर पर्व का सम्मान होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को जानो। शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को जानो। किसी बात को समझो परखो, फिर उसको तुम मानो। बहुत सुंदर पंक्तियाँ लोधी लाला भैया से। शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को जानो। बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और अधिकारों को जानो। किसी बात को समझो परखो, फिर उसको मानो तुम, फिर उसको तुम मानो। अंधकार सम भरे हैं, अंधकार सम भरे हैं पाखंड और आडंबर। अंधकार सम भरे हैं पाखंड और आडंबर। समता पूरक जीवन रक्षक अधिकारों का सागर। समता पूरक जीवन रक्षक अधिकारों का सागर। घर घर में संविधान होना चाहिए। खुशी बांटो हरदम और हर पर्व का सम्मान होना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होने का अभिमान होना चाहिए। बीत गया कल अब, बीत गया कल अब नया सवेरा होगा। बीत गया कल अब नया सवेरा होगा। घर घर अब शिक्षा का उजियारा होगा। बीत गया कल अब नया सवेरा होगा। घर घर अब शिक्षा का उजियारा होगा। ना होगा कोई अशिक्षित मेरे घर और समाज में, ना होगा कोई अशिक्षित मेरे घर और समाज में। विवेकानंद के धर्म और बुद्ध की करुणा का अब गुणगान होना चाहिए। खुशी बांटो हरदम, हर पर्व का सम्मान होना चाहिए। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होने का अभिमान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद लोधी लाला भैया ने भेजी, और इंदर सिंह जी दोनों ही हमारे जो युवा रचनाकार हैं, उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पंक्तियों के माध्यम से आपने सामाजिक
और शिक्षा की जो अभिव्यक्ति है और स्वामी ब्रह्मानंद का जो योगदान है उसके विषय में आप लोगों ने अपनी कलम के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी। तो पुनः मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से सभी श्रोताओं की ओर से आप दोनों बंधुओं का बहुत बहुत आभार प्रकट। आज का जो हमारा सेशन है अब इसको हम लोग विराम देते हैं और भी लोग जो कुछ आज हमने चर्चा की है लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए इनको आप पढ़ें, समझें और शाम को हम लोग इतिहास के सेशन में चर्चा करेंगे। गुप्त काल के बाद भारत का इतिहास क्या रहा उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस सेशन को विराम देते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।